important to us. We will try every day from 5:30 to 6 p.m. We will take your questions and we will find out as to what best method is to solve them. That is one. Second thing is, please don't feel, please do open up and tell us whatever you want for the crane technology to know. We will be very, very glad and happy to share with you. Thank you very much. Happy learning. Thank you very much. थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और ये पहला वर्चुअल मीटिंग हो रही है इस क्रेन मेंटेनेंस वर्कशॉप का, जो कि आई थिंक वर्ल्ड में ये पहली मेंटेनेंस है और आप सबका सहयोग जरूरी है। तो प्लीज थोड़े से इसके नियम और कायदे कानून को हम मानेंगे ताकि हम इसको आसानी से आगे बढ़ा सकें, सब एक दूसरे की बातें सुन सकें, समझ सके। धन्यवाद। अब मैं आज के जो हमारे जो स्पीकर हैं श्री अरविंद जी, मैं उनको बुलाता हूं और अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं। मेरे पास अभी 400 प्लस पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं और इंतजार करता हूं, कुछ जुड़ने में उनकी समय लग रहा हो गया, कहीं होंगे तो वो भी जुड़ते जाएंगे, बट हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद आप सभी का, एक बार फिर से स्वागत है और आगे इसको हम बढ़ाते हैं। अरविंद जी प्लीज। धन्यवाद आप सभी का। अरविंद जी आपको बताएंगे। सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम करते हैं इस 5th मेंटेनेंस वर्कशॉप में, जो इस बार हम फर्स्ट वर्चुअल मीट कर रहे हैं और ये हमारी 5th मेंटेनेंस वर्कशॉप है। सभी का इसमें वेलकम करते हैं हम। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा इस बार वो है प्रोडक्ट अवेयरनेस और उसके इंटीग्रल पार्ट्स को जानना। किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को इजी करने के लिए उस प्रोडक्ट को जितना अच्छा हम जानेंगे उतना अच्छा उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, उतने अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्टिव हम जो इनिशिएट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि अभी बातचीत हुई है आपकी मिस्टर द्विवेदी से, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने माइक म्यूट रखें, वीडियो ऑन रखें और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में पुट करें, अपने हैंड रेज करें यदि आपको कोई भी बातचीत करनी है। हम 1 to 1 कोशिश करेंगे आप सभी के क्वेश्चंस को अटेंड करें। जी सभी लोग देख पा रहे हैं? क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि सभी लोगों को शेयर की हुई स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में रिवर्ट करें। हेलो, क्या सभी लोग शेयर की हुई स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर यस सर। हाँ सर, दिखाई पड़ रहा है सर, देख पा रहे हैं। हाँ देख पा रहे हैं। थैंक यू। देख पा रहे सर। जी सर दिखाई दे रही है। अरे अनम्यूट करो। यस सर। थैंक यू सर, इनिशिएट करते हैं। जी ये हमारी 5th वर्कशॉप है और इसको इनिशिएट करने से पहले हम जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बात करने जा रहे हैं
तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जो है जिस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हैं एक बार उसको समझने की कोशिश करें कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, इक्विपमेंट क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईओटी क्रेन, एप्लीकेशन ऑफ क्रेन, क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है इसकी, आइटम क्या है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्या आप में से कोई भी कंसर्न इसका रिप्लाई देना पसंद करेगा। हेलो। Yeah, this is EOT crane, electrically operated trolley. Okay. Electrical overhead travel crane. Electrical overhead travel, sir. Okay. आज समझ में आया कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ईओटी क्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ईओटी क्रेन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एक मशीन है जिसमें मोटर, ब्रेक, गियरबॉक्स, ड्रम, वायरो, पुली, हुक, स्ट्रक्चरल आइटम और इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ एक इक्विपमेंट प्रिपेयर होता है जिसको कि हम लोग समझते हैं जो हमारे इक्विपमेंट को तैयार करता है जिसकी वजह से हम वेट को उठा पाते हैं। इसका जो सिस्टम रहता है मोटर पावर ड्रिवन करती है, पावर होती है और वो पावर आपकी पूरे मैकेनिज्म से होते हुए गियरबॉक्स से ड्रम से वायर रोक तक पास ऑन होती है और उसकी वजह से हम मेटेरियल को लिफ्ट कर पाते हैं। Admin, please mute all, otherwise disturbance will be going on. जितना माइक से उसको बंद करवाइए सर, जितना माइक से उसको बंद करवाइए। सर अभी सभी लोग देख पा रहे हैं पीछे आप हेलो प्लीज ऑन योर माइक्स एडमिन सर। हेलो सर, अभी आप सुन पा रहे हैं? Yes, yes. हाँ राइट सर, राइट जी, तो अभी आपकी स्क्रीन पर सर सिंगल गटर ईओटी क्रेन दिख रहा है। ये एक टिपिकल ईओटी क्रेन है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम ईओटी क्रेन का सिलेक्शन क्यों करते हैं, क्यों हम अदर मेथड यूज करना पसंद नहीं करेंगे किसी अदर। हेलो हेलो सर, समवन प्लीज अपना कोई भी, मिस्टर सेंथिल कुमार, क्या आप पसंद करेंगे ईओटी क्रेन के यूज के बारे में बताना कि हम क्यों उसका सिलेक्शन कर रहे हैं? म्यूट रहने का, वीडियो चालू रखना। हमारा म्यूट होना चाहिए। Hello. It's not possible to make communication in the webinar. Totally webinar will be failed.
If you will do the two-way. Mr. Arvind. Tell me, sir. ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। जो पर्टिकुलर अभी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो एक टिपिकल ईओटी क्रेन थी, और अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ दी इक्विपमेंट्स पे। तो टोटल जो इक्विपमेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, ईओटी क्रेन के कई मेजर अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और जैसे आपका डबल गटर ईओटी क्रेन, सिंगल गटर ईओटी क्रेन, गोलियत क्रेन में भी आपका डबल गटर एंड सिंगल गटर क्रेन्स अवेलेबल हैं। अंडर स्लंग क्रेन्स में भी आपका डबल गटर एंड सिंगल गटर अवेलेबल है। जिप क्रेन के भी कई वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक पिलर माउंटेड जिप क्रेन, वॉल माउंटेड जिप क्रेन, इलेक्ट्रिक वायर ऑफ हॉइस्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आइटम्स को हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में मेटल हैंडलिंग के लिए। और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये सभी प्रोडक्ट जो है हमारी अपनी प्रोडक्ट रेंज में है, तो उसी की मेंटेनेंस के रिस्पेक्टिव हम आपको अदर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी, अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये एक डबल गटर ईओटी क्रेन्स हैं। डबल गटर और सिंगल गटर ईओटी क्रेन्स में मेजर डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर का है। डबल गटर ईओटी क्रेन्स में जैसा भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, 2 नंबर ऑफ गटर्स हैं, one is this and another one is this। और जो इस समय पर आपके सामने पिक्चर शेयर हो रही है, इसमें आपको एक अच्छी चीज और देख पाएंगे कि एक ही बे में 2 पर्टिकुलर क्रेन लगी हुई हैं और दोनों ही क्रेन टोटल बे लेंथ से पास ऑन हो सकती हैं। तो ये एक अच्छी एडवांटेज यहाँ पे दिखाई गई है। अभी जिस क्रेन को हम डिस्कस कर रहे हैं ये डबल गटर ईओटी क्रेन है। डबल गटर ईओटी क्रेन और सिंगल गटर ईओटी क्रेन में दोनों में एक डिफरेंस जो मेजर है उसके स्ट्रक्चर का है। डबल गटर में ये 2 आपके डबल गटर्स होते हैं, और जो इसका होइस्टिंग इक्विपमेंट है जो आप ऊपर देख पा रहे हैं क्रैब, ये ओवर दी गटर्स वर्क करता है। सिंगल गटर में अगर आप देखेंगे तो ये होइस्टिंग इक्विपमेंट आप देखेंगे, इसमें एक गटर है और वो उस गटर के नीचे हैंग करता है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि होइस्टिंग इक्विपमेंट अबव दी गटर्स वर्क कर रहा है ऑन रेल एंड बिलो दी गटर वर्क कर रहा है ऑन फ्लेंज। तो दोनों ही जो है टोटली डिफर हैं, और दोनों की जो पर्टिकुलर सिलेक्शन है इन जनरली बेस्ड ऑन दी इक्विपमेंट कैपेसिटी, उसका स्पैन, उसकी हाइट ऑफ लिफ्ट और एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और मैक्सिमम इसका सिलेक्शन क्लाइंट अपने एंड पे अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए करता है। तो मैं जो अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं जान सकता हूं कि आपको सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। जी यस सर। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आप पुट करना चाहेंगे सर? सर कोई क्वेश्चन आप पुट करना चाहेंगे सिंगल गटर या डबल गटर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो जो आप पूछना चाहते हैं? जी प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग माइक म्यूट रखें, एक टाइम पे एक ही कंसर्न हैंड रेज करें और अपनी बात रखें, और प्लीज अपना नाम साथ में शेयर करें सो दैट कि मैं जान सकूं मैं किनसे बात कर रहा हूं। जी प्लीज क्वेश्चन पुट करेंगे सर? कौन क्या क्वेश्चन पुट करना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी सर, प्लीज बोलिएगा सर। डीजल से गाजीपुर से बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो जी सर, बोलिए सर, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी जी बोलिए सर। वो सिंगल गटर में उसका मेंटेनेंस में करने में बहुत दिक्कत आ रहे हैं ना जी। ओके सर, अभी आप एक सामने पिक्चर देख पा रहे होंगे जो सिंगल गटर हाँ बिल्कुल दिख रही हाँ है। जी। इसके एक साइड में आपको छोटा सा केस दिखाई दे रहा होगा जहाँ पैनल लगा हुआ है। म्यूट है ना? अच्छा जी, तो ये पर्टिकुलर फीचर इन जनरली मैक्सिमम क्रेन मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग लगभग सभी क्रेन प्रोवाइड करते हैं। जो छोटी क्रेन है जिसका स्पैन काफी छोटा हो जाता है वहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं, लाइक 5 मीटर 7 मीटर 8 मीटर स्पैन में। बाकी उससे अबव जितने भी स्पैन है सभी में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अप्रोच इफेक्ट होती है। बट ये पर्टिकुलर केज आपको इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करने में ईज प्रोवाइड करता है। वहाँ बंदा स्टैंडिंग कंडीशन में पैनल एज वेल एज हॉइस्ट दोनों की मेंटेनेंस कर सकता है। इनको पीपी कर देना। सॉरी हेलो जी सर, बोलिए सर।
राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं आलमबाग, कैरेज वर्कशॉप आलमबाग से। जी नमस्कार राजेंद्र जी बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो सिंगल गर्डर क्रेन है, जी सर, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? कितना लाइट वेट के लिए प्रयोग किया जाता है या हेवी ड्यूटी के लिए? जी सर सिंगल गर्डर क्रेन्स का मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूज किया जाता है, मैक्सिमम मींस एक्सेप्शनल केसेस में हम हायर में जा सकते हैं, बट मैक्सिमम अबव क्रेन्स बहुत कम यूज की जाती है सिंगल गर्डर, और उसका स्पैन भी 10-12 मीटर तक ही रहता है। आज ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है? कितने कैपेसिटी तक लोड उठा सकते हैं इससे? सर सिंगल गर्डर क्रेन की कैपेसिटी इट विल डिपेंड अपॉन द क्लाइंट यूज, ये बढ़ाई जा सकती है। मैक्सिमम यूज जो है अप टू 10 टन ही होता है। 10 टन तक? जी अच्छा, मतलब 10 टन तक कैपेसिटी जो है बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। उससे ऊपर आपकी अगर रिक्वायरमेंट है या कंडीशनल साइट कंडीशन ऐसी है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उससे ऊपर जा सकते हैं। हम अपनी बात करें तो हमने भी 35 टन तक की सिंगल गर्डर सप्लाई की हुई है, बट इट विल मेजरली डिपेंड अपॉन द क्लाइंट यूज, क्लाइंट रिक्वायरमेंट, साइट कंडीशंस। वो तो ठीक है, बोलिए सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर नाम बताएंगे प्लीज? सर मेरा नाम प्रसाद, डिजिल लोकल से गाजीपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी प्रसाद जी बोलिए। सर सिंगल गर्डर में मेंटेनेंस प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है सर। आप बोले पीछे एक श्रीनिवास आदमी थे भी पूछे थे, कुछ प्रॉब्लम आया तो क्रॉस ट्रायल में दूसरा एंड को रोक गया, तो कैसे सर? प्रॉब्लम तो वही ज्यादा आ रहा है हमारे शेड में। मेंटेनेंस के लिए आप दिया, आप मेंटेनेंस में लेफ्ट और राइट में दिया, हम अगर क्रॉस ट्रायल दूसरा एंड रोक गए तो सर एक सेकंड सर, मैं आपको जरा बताना चाहूंगा कि अभी हम प्रोडक्ट वैरायटी पे बात कर रहे हैं। जो अभी आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, इन सभी के लिए हमने आगे बहुत अच्छा स्पेस रखा हुआ है, जब 1 to 1 उनकी डिटेल में हम मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी आज का सेशन है कि हम पहले प्रोडक्ट को जाने, सिंगल गर्डर क्या है, डबल गर्डर क्या है। Arvind, can I put a suggestion here? Please continue with your detail, and at the end of the program, maybe for 15-20 minutes, you can ask the question and then continue better. Surely, sir. And for that, we are also request you, if you have any particular such type of question, you can write in chat box. Some backend team will support and they will discuss everything. This will also be better. Yeah. It's always better. Okay, sir. Thank you, sir. And we'll request everyone, please write on chat box. Our backend team will support you and he will reply you. In case you want, he will directly talk to you also. Arvind sir, please continue. आवाज क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं सर। अभी आप जैसे हम सिंगल गर्डर डबल गर्डर की बात कर रहे थे, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये डबल गर्डर गोलियत क्रेन है सर। हेलो, ये डबल गर्डर गोलियत क्रेन को हम इस समय पर देख पा। तो डबल गर्डर गोलियत क्रेन और नॉर्मल ईओटी क्रेन में जो मेजर डिफरेंस है वो अगर आप देख पाएंगे, ये लेग्स का है, और पर्टिकुलर आप देख पाएंगे ये ओपन है, इसमें शेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि इसको आप विदाउट शेड यूज कर सकते हैं और वहां आपको शेड की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम गोलियत क्रेन को यूज करते हैं तो वहाँ मोटा मोटा हम पूरे शेड को अवॉइड कर सकते हैं, शेड की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो हट जाती है। तो शेड की जो अपनी कॉस्ट है वो उसमें सेव होती है, और ये पर्टिकुलर साइट अपनी जो साइट रिक्वायरमेंट्स है बेस्ड ऑन दैट ये डिपेंड करता है कि हम इसका सिलेक्शन किस तरीके से करें। तो जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिंगल गर्डर और डबल गर्डर दोनों वर्जन्स में अवेलेबल होती है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे डबल गर्डर गोलियत क्रेन है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें मेजरली जो है आपका फायदा है कि आप इसमें रेल ट्रैक नीचे ग्राउंड पे माउंट कर सकते हैं, ग्राउंड पे ही उसके लिए अरेंजमेंट बनाया जाता है, फुटिंग तैयार होती है, और उसके ऊपर लेग्स की प्रोविजंस के थ्रू हम जो पर्टिकुलर लिफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और सेम डबल गर्डर या सिंगल गर्डर की तरह ही बाकी वो वर्क करता है।
यदि कोई भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग रहता है तो उसको जो है हम अलग से आंसर करेंगे। इसके अलावा यदि कोई भी डीप जानना चाहते हैं तो वेट में भी अलग से आंसर डिमांड कर सकते हैं चैट बॉक्स में, वो आपको अलग से डीप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। जी आगे चलते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये एक जिम क्रेन। जी सर। सर आई एम तरुण मेहर फ्रॉम एनटीपीसी लारा। सॉरी सर। तरुण मेहर फ्रॉम एनटीपीसी लारा सर। जी नमस्कार सर, बोलिए सर। सर एक बीम के थ्रू से ट्रैवल होता है एक ईओटी क्रेन, वो कितना गाइडर का है? सॉरी सर। बीम के थ्रू से ट्रैवल। बीम के थ्रू? हाँ सर आपकी आवाज पूरी आई नहीं, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे? बीम सर, रोप का बीम रहता है ना, उसके थ्रू से ट्रैवल होता है वो क्रेन, वो कितना गाइडर का है? सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर दीजिए, मेरी बैकएंड टीम आपको जो है उस पर रिवर्ट करेगी। क्या है कि क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा अलग हो रहा है, स्पेशली ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में आपको टीम रिवर्ट करेगी। हेलो अरविंद जी। स्पेशली ये इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में पूछ रहे हैं सर। हेलो। हाँ सर आप चैट बॉक्स में पास ऑन करिए सर, चैट बॉक्स में आपको रिवर्ट करेगा। प्लीज चैट बॉक्स में लिखे सर। और अनम्यूट होते हैं। एक्सक्यूज सर, हेलो सर, आपने जो भी फोटो दिखा रहे हैं उसमें मार्क क्यों है, ब्लैक ब्लू मार्किंग क्यों किया हुआ है? सर ये क्रेन बोल रहा था सर मैं। जी बोलिए सर। जो आपने फोटो में दिखा रहे हैं सर। एक सेकंड सर। ये जो फोटो में अभी दिखा रहे हैं वही क्रेन के बारे में बोल रहा था मैं। हेलो सर, आप जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें मार्किंग क्यों किया गया है, रेड व्हाइट ऐसा मार्किंग क्यों किया गया है? सर जो हमारे आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर ऐसा? पार्टिसिपेंट है वो प्लीज ऐसा नहीं करें। सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने कर्सर को स्क्रीन से बाहर रखें। सर हेलो अरविंद सर। बोलिए सर, बोलिए सर। सर अभी जो फोटो दिखा रहा है ना वही क्रेन के बारे में बोल रहा था, जो बीम के थ्रू ट्रैवल होता है। अभी जो फोटो दिख रहा है वो कितना गाइडर है? हेलो उसमें तो गाइडर कुछ लगा नहीं है सर, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सर आपका क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा है, आप क्या जानना चाह रहे हैं मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। हेलो अरविंद जी। जी सर। अरविंद जी, दिलीप फ्रॉम CNW सिकंदराबाद। जी नमस्कार सर, बोलिए सर। नमस्कार। आप जो सिलेबस के हिसाब से जो भी है आप गाइड कर ट्रेनिंग दे दीजिए, बाकी ये फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह ये बाद में चलता रहेगा। जी बिल्कुल सर, मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं सभी के तो चैट बॉक्स में प्लीज पास ऑन करिए, हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही ये सेशन खत्म होता है एंड में सबके क्वेश्चन 1 to 1 हम ठीक करेंगे। मेरे हिसाब से आपका कीमती समय मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप इतना हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो प्रॉपर्ली जो भी है क्रेन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके धन्यवाद। हेलो अरविंद सर, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी माइक को ऑफ रखें। बड़ी जानकारी की ये चीज है, इसको आप पहले समझें कि क्रेन होती क्या चीज है, फिर हम आपके सारे सवाल जवाब का हम रिप्लाई करेंगे। हेलो अरविंद सर। अपनी सर प्लीज चैट बॉक्स में पास ऑन करें अपनी इंफॉर्मेशन। जी प्लीज सीखें, ये बड़ा जानकारी का चीज है, हम ABCD समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा हम क्रेन के बारे में समझें। तो प्लीज क्लियर फोटो दीजिए, इसके सामने मार्किंग क्यों है? ये मार्किंग जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने डेस्कटॉप पर कर्सर को मूव कर रहे हैं, इसलिए ये मार्किंग है। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को हटा लें। इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो सकता है कर्सर, ये जी 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 प्लीज कर दीजिए। कर रहे हैं सर, और प्लीज सभी को कोऑपरेट करें, सभी से रिक्वेस्ट है। अरविंद सर प्लीज स्टार्ट करें। सर उम्मीद करूंगा आवाज बंद कराइए सर, एनोटेशन ऑफ कर दीजिए प्लीज। सभी ओके है सर? हेलो
जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। जी सर, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक वायर ऑफ होइस्ट है, और जिस पर्टिकुलर मॉडल को आप देख पा रहे हैं ये एक होइस्ट है शॉर्ट हेडरूम। इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि आपका हुक सेंटर से बॉटम ऑफ बीम की जो हाइट है वो आपकी हाइट काफी कम हो जाती है इस मॉडल में, क्योंकि इसमें जो बाकी पूरा होइस्टिंग इक्विपमेंट है वो पैरेलल आ जाता है बीम के। तो होइस्ट में कई तरह के वेरिएंट आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वेरिएंट जो आते हैं होइस्ट में, उन सभी में आपकी जो पर्टिकुलर हेडरूम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट हेडरूम कम होने की वजह से आपको हाइट ऑफ लिफ्ट की रिक्वायरमेंट्स अच्छी मिल जाती है। आप एक उसी स्पेस में एक ज्यादा लिफ्ट आपको मिल पाती है। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ होइस्ट है शॉर्ट हेडरूम। जी, ये अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया सर, ये टाइप ऑफ इक्विपमेंट से एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं आपको। ये आप देख पा रहे हैं डबल गडर ईओटी क्रेन, इसमें डबल गडर है, होइस्टिंग इक्विपमेंट अबव दी क्रेन है। ये सिंगल गडर है, होइस्टिंग इक्विपमेंट बिलो दी गडर आपका वर्क कर रहा है। ये आप जो देख पा रहे हैं ये गोलियत क्रेन है, और ये गोलियत क्रेन का ईओटी क्रेन से मेजर जो डिफरेंस है कि इसमें ये शेड में नहीं लगती है, बाहर शेड के बाहर लगती है, शेड के बाहर अप्लाई होती है, और इसमें रेल ट्रैक जो है आपका ओपन फ्लोर पे अप्लाई होता है। ये अलग अलग सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अलग अलग कंसर्न्स का मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने एनोटेशन ऑन की हुई है और उसकी वजह से पिक्चर से दिखाई दे रही है। तो प्लीज आप लोग जो है अपनी एनोटेशन सभी लोग बंद रखें, जिससे कि सभी को पिक्चर जो है क्लियर दिखाई दे। जी सर, आगे चलते हैं। ये जो भी आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये जीप क्रेन है। जीप क्रेन के कई तरह वेरिएंट होते हैं, जो एक आपका इस समय जो आप देख पा रहे हैं ये वेरिएंट है पिलर माउंटेड जीप क्रेन। पिलर माउंटेड जीप क्रेन में और अदर जो दूसरे वर्जन्स होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ये पिलर माउंटेड है। अगर आप देख पा रहे हैं जैसे नीचे इसकी फाउंडेशन बनी हुई है, उसके ऊपर ये पिलर लगा हुआ है, और ये कैंटिलीवर बीम के थ्रू यहाँ पे हॉइस्ट हैंग्ड है। इसका बेनिफिट मिलता है कि इस बूम के सराउंड ये पर्टिकुलर जो भी अप्रोच है अप टू दिस पर्टिकुलर बूम लेंथ पूरी मिल पाती है। उस अप्रोच को वहां पे कोई भी मेटल अगर आपको लिफ्ट करना है तो आप इजीली वो पिक कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दी योर रिक्वायरमेंट, अगर कुछ ऐसा है जहां पर कि आपका शेड की अवेलेबिलिटी नहीं है और आसपास में आप बिल्डिंग का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में जिप क्रेन का यूज किया जाता है उसके नियर बाय जो भी मशीनरी है उनको फीड देने के लिए, वहां मेटल हैंडलिंग करने के लिए। इसके और भी वेरिएंट आते हैं, कुछ वेरिएंट्स उसमें जिप क्रेन के होते हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर माउंटेड या वॉल माउंटेड जिप क्रेन होती है जो कि स्टेशनरी होती है और उसमें अप्रोक्सीमेट 180 डिग्री तक की फ्रीडम मिलती है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पिलर माउंटेड, इसमें 360 डिग्री तक की फ्रीडम आपको है कि आप सराउंड दी दिस पर्टिकुलर बीम 360 डिग्री तक अपना मटेरियल आप कोई भी पिक कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और इस समय जो आप इलेक्ट्रिक वायर ऑफ होइस्ट देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसमें वेरिएंट बहुत सारे आते हैं, इसमें से एक ये हेडरूम शॉर्ट हेडरूम आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट हेडरूम वायर ऑफ होइस्ट है, इसमें और भी प्रोविजंस आते हैं लाइक इलेक्ट्रिक चेन हॉइस्ट वगैरह, बट इलेक्ट्रिक चेन हॉइस्ट की कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक वायर ऑफ होइस्ट बेटर होती है, क्योंकि वहां पर चेन के एक सिंगल लिंक की वजह से आपकी पूरी जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाता है। और इसमें वायर रोप में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि इसमें मल्टीपल स्टैंड्स होते हैं और एक टाइम में सभी स्टैंड्स कभी खराब नहीं होते, और इसकी भी अपने कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं कि किस समय पर क्या चेंज करना है, हमने वायर रोप को क्यों चेंज करना है, कितने स्टैंड्स पे चेंज करना है, वो अब आपको आने वाले जो सेशंस हैं उनमें देखने को मिलेगा। जी, प्रोडक्ट को मैं मोटा मोटा मैं पीछे आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, तो बेटर रहेगा कि अब हम लोग जाने कि उसके इंटीग्रल आइटम्स क्या हैं। तो मैं यहाँ 1 बाय 1 आपको जस्ट बताना चाहूंगा उसके इंटीग्रल आइटम्स के बारे में। तो जी, तो जैसे हम देख पा रहे हैं ये बीच में दोनों तरफ आप एक बे लेंथ के रिस्पेक्टिव गेंट्री देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे एक कॉर्नर पे राइट साइड में एलटी रेल आपको दिखेगा लिखा हुआ, ये एलटी रेल है। एलटी रेल के साइड में फिर आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे एलटी डीएसएल, उसके अपोजिट साइड में दूसरी साइड में एलटी डीएसएल लिखा हुआ है। डीएसएल इसमें जो यूज किया हुआ दिखाया जा रहा है ये आपका बस बार दिखाया जा रहा है।
तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये LT-DSL है और ये LT रेल है। तो यहाँ ये होल बे लेंथ में टोटल में गेंट्री के अबाव रेल प्रोवाइड की जाती है, जिसके ऊपर पूरी क्रेन गाइड होके मूव करती है। इसके पैरेलल में LT-DSL प्रोवाइड किया हुआ है। DSL का बेसिक पर्पज होता है क्रेन तक सप्लाई पहुंचाना। DSL मींस डाउन शॉप लीड, शॉप के नीचे ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जो कि आपको सप्लाई पहुंचाता है पूरी क्रेन के लिए। इस क्रेन के जो इंटीग्रल आइटम्स हैं उनको भी समझाते हैं, उससे पहले इसके मोटे मोटे जो अदर फीचर्स हैं, अदर जो पैरामीटर्स हैं उनको जानते हैं। कि दोनों तरफ जो आप देख पा रहे हैं रेल टू रेल जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को स्पेन के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है। रेल टू रेल सेंटर इन जनरली इसको मेजर करते टाइम वन साइड इनर एंड वन साइड आउटर मेजरली कंसर्न यूज करते हैं, बट बेटर रहता है सेंटर टू सेंटर अगर हम किसी मैकेनिज्म के थ्रू उसको देख पाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। हाउएवर ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर है स्पैन। यहाँ हम जो हुक देख पा रहे हैं, हुक की जिस समय पर अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होता है उस समय पर नीचे वाले फ्लोर से, जहां से मेटल पिक करना है हमने ग्राउंड फ्लोर से, वहां से हाईएस्ट पोजीशन ऑफ हुक तक की जो हाइट होती है उस हाइट को लिफ्ट बोलते हैं, हाइट ऑफ लिफ्ट बोलते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर सिलेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल जो शॉप है, जिस शॉप में एक क्रेन लगने वाली है और जिसमें गेंट्री लगी हुई है, या टोटल जो लेंथ होती है जो जिसमें रेल हमको लगानी है या DSL लगानी है, उसको बे लेंथ से हम डेजिग्नेट करते हैं। अब आते हैं सर इक्विपमेंट के अपने इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल डिटेल्स पर। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये जो जा रहा है टोटल मेंबर जो है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी एक दूसरा स्ट्रक्चर है लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे होंगे क्रेन गर्डर। ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रेन गर्डर्स हैं। इसमें मोटा मोटा आपको बताऊं, ये आपका क्रैब है, इसको हम हॉइस्ट ट्रॉली भी बोलते हैं, क्रैब भी बोलते हैं। इसके इंटीग्रल आइटम्स के बारे में अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको। यहाँ नीचे पूरा आप जो देख पा रहे हैं ये पूरा केबिन है। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं ये हॉइस्ट ब्लॉक है। यहाँ नीचे एक जो आप दूसरा एक केज देख रहे हैं ये मेंटेनेंस केज है जी। तो अब हम बात करते हैं मेजरली पहले हॉइस्टिंग इक्विपमेंट के इंटीग्रल पार्ट्स के बारे में। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर क्रैब है, यहाँ पर ये 60 एंडक्रेज लगा हुआ है। इस क्रैब के लिए दोनों तरफ ये 2 एंडक्रेज लगे होते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ 2 ड्राइव व्हील और 2 आइडल व्हील मेजरली रहते हैं। बेस्ड ऑन द कैपेसिटी नंबर ऑफ व्हील्स की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। हायर कैपेसिटीज में जनरली आपकी जो नंबर ऑफ व्हील्स है वो बढ़ जाते हैं। अभी इसमें 2 हैं, आगे 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो ड्रम आप देख पा रहे हैं ये होइस्टिंग ड्रम है, MH का मेन ड्रम है। और एक दूसरा ड्रम और लगा हुआ है ये H ड्रम है। इन जनरली हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए और बेस्ड ऑन आवर डेली यूज में इन जनरली हमको मेजर जो लोडेड आइटम्स हैं उनको उठाने की रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है। लाइट वेट आइटम्स हमको इन जनरली ज्यादा उठाने होते हैं। तो लाइट वेट ज्यादा आइटम उठाने होते हैं, उसकी वजह से हम केवल एक हायर कैपेसिटी रेटिंग के इक्विपमेंट को यूज करें और उस पर रेगुलर एनर्जी वेस्ट करें। उससे बेटर रहता है कि हम एक ऑक्सिलरी आइटम उसके साथ जो है ले लें। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी मैकेनिज्म आपको दिखाया हुआ है जो साथ में लगा हुआ है। इसकी वजह से हम जो लाइटर वेट कैपेसिटीज है, जो लाइटर वेट है उसको हम वहां से कैरी कर पाते हैं, उठा पाते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो उस समय पर यूज होने वाली जो एनर्जी है वो लोअर साइड होती है। इस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे तो यहाँ इसका एच का गेयर बॉक्स लगा हुआ है, साथ में ड्रम लगा हुआ है। इसके पैरेलल में यहीं पे बराबर में मोटर लगी हुई है AH की। मोटर के पीछे की तरफ हम देखेंगे यहाँ पे इसकी ब्रेक असेंबली पास ऑन कर रखी है। कि प्लम्बर ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ड्रम के एक एंड पे इधर प्लम्बर ब्लॉक लगा हुआ है और ड्रम दूसरे एंड पे गियर बॉक्स के साथ माउंटेड है। सिमिलरली आप यहाँ पर MH में भी देख पाएंगे, यहाँ MH का गियर बॉक्स है जो कि इसके ठीक अपोजिट है AH के। यहाँ ड्रम लगा हुआ है, इसके पीछे इसका प्लम्बर ब्लॉक है, यहाँ मोटर और ब्रेक साथ में लगाए हुए हैं। ड्रम के ऊपर वायर रोप लगा हुआ है जो नीचे की तरफ हैंग करता है। और ये जो नीचे जो आप देख पा रहे हैं हुक ब्लॉक असेंबली, इसके साथ एंगेज होता है विद द हेल्प ऑफ द वायर रोप पुलियों के साथ जी। इसके साथ हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे LT के बारे में कुछ चीजें दिखा रखी हैं। ये जो आप एंड पे देख पा रहे हैं ये 8 व्हील अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको इस समय जो दिखाई दे रहा है ये 8 व्हील अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन की क्रेन है। 8 व्हील अरेंजमेंट और 4 व्हील अरेंजमेंट या 16 व्हील अरेंजमेंट, इस तरह के अरेंजमेंट्स आपका क्रेन की कैपेसिटी और गेंट्री के ऊपर लोडिंग कम से कम जाए उसको ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन किए जाते हैं। यदि आप 4 नंबर ऑफ व्हील्स के साथ पास ऑन करते हैं तो उसमें आपका जो लोड है कंसंट्रेटेड होता है केवल 2 पॉइंट्स पर। लेकिन जैसे ही आप 8 व्हील्स कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करते हैं तो 4 पॉइंट लोड उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी वजह से आपका जो गेंट्री है वो बेटर सेफ हो जाती है। उसके ऊपर लोड कम रहता है, स्ट्रेसेस कम रहती हैं। उसकी वजह से गेंट्री में किसी भी प्रकार के होने वाले लॉसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, उनमें आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं।
यहाँ पे आप 8 व्हील के साथ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप चेक कर पा रहे हैं ये एलटी एनकरेजेस है दोनों तरफ। इसमें यहाँ पर इसके साथ एलटी ड्राइव मैकेनिज्म लगा हुआ है, दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर है। यहाँ पे जो आप मेंबर देख पा रहे हैं ये एक सिटी एनकरेज सॉरी सिटी स्टॉपर लगा हुआ है, जो कि स्क्रैप के नीचे की तरफ मेंबर प्रोजेक्ट किए हुए हैं जिसपे स्टॉपर लगे हुए हैं, और वो इसके साथ स्ट्राइक करता है और वो इसको स्टॉप करता है। ये उस केस में स्ट्राइक करेगा जिस टाइम पे सिटी लिमिट स्विच एक एंड तक जाएगा और वो सिटी लिमिट स्विच को पहले ही डिस्कनेक्ट कर देगा। स्टॉपर्स के बारे में जो क्लैरिटी रखी जाती है, ये रखी जाती है कि लिमिट स्विच आपको स्टॉपर तक पहुंचने नहीं देगा इक्विपमेंट को, और वो वहां पहुंचने से पहले आपको स्ट्राइक करने से पहले रोकेगा। जैसे आपका यहाँ पे हम एलटी बफर देख रहे हैं, या उसके एक एंड पे जब ये जाएगा तो यहाँ एक स्टॉपर लगा हुआ होगा जिससे जनरली ये बफर स्ट्राइक करता है। बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश होनी चाहिए कि हमारा बफर स्टॉपर से कभी स्ट्राइक ना करे। यहाँ पर लिमिट स्विच का हम यूज करते हैं दोनों ही मोशंस में, सिटी में भी लॉन्ग ट्रेवल में भी। तो जब क्रेन अपने एक एक्सट्रीम एंड पे पहुंचती है तो स्टॉपर और बफर दोनों के बीच में तकरीबन 100 mm के आसपास का स्पेस रखना चाहिए। इन केस जिस समय पर लिमिट स्विच फंक्शनलिटी किसी वजह से ना हो, उस समय पर आपका बफर जो है स्टॉपर से स्ट्राइक करे। इससे आपकी क्रेन की जो पर्टिकुलर लाइफ है वो काफी अच्छी हो जाती है। उसमें आपका बार बार स्ट्राइक करने की वजह से जो अननेसेसरी जर्क पास ऑन होता है आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर पर क्रेन के अंदर, वो अवॉइड होता है, और उसकी वजह से क्रेन की अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और वियर एंड टियर भी कम होते हैं उसके अंदर। तो ये हम जो देख पा रहे थे, ये एंड पे एलटी बफर है, यहाँ एलटी एंडकरेज के ऊपर ये माउंट है, यहाँ मशीनरी में बता रहा था आपको एलटी लगी हुई है। यहाँ पे भी गियर बॉक्स मोटर ब्रेक के साथ अरेंजमेंट पास ऑन हुआ पड़ा है। यहाँ नीचे जो हम देख पा रहे हैं ये ओपन केबिन है, ऑपरेटर केबिन, जहाँ से कंसर्न जो है बैठकर क्रेन को ऑपरेट कर सकता है जो भी ऑपरेटर है। उसमें नीचे उतरने के लिए लेडर्स प्रोवाइड की हुई है। ये पर्टिकुलर जो आप केज देख रहे हैं मेंटेनेंस केज है, जो कि आपकी एलटी डीएसएल के लिए यूज हो रहा है। डीएसएल की मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया जाता है, क्योंकि डीएसएल की जो पोजीशन होती है वो इंजनरली डाउनवर्ड होती है और उसको ऊपर से एक्सेस करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता है। इसके लिए इसको प्लेटफॉर्म से डाउनवर्ड नीचे एक केज प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ केज से बंदा इजीली उसको मेंटेन कर पाता है। गडर के ऊपर जो क्रैब चलती है क्रेन की ही तरह, जैसे यहाँ पे एलटी रेल प्रोवाइड की हुई है, उसी तरीके से यहाँ पे सिटी रेल प्रोवाइड की हुई है, जिसके ऊपर यहाँ पर दोनों तरफ व्हील्स सिटी एंडकरेज के साथ व्हील्स हैं, और व्हील्स दोनों ही व्हील्स दोनों तरफ जो है वो डबल फ्लेंज व्हील्स होते हैं, और डबल फ्लेंज व्हील्स होने की वजह से वो रेल पे गाइड होकर चलते हैं और उसको हम इजीली जो है इसकी मोशंस को देख पाते हैं। यहाँ पर एक नीचे आप देख पाएंगे एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, यहाँ पर एक लो लेवल प्लेटफॉर्म होता है जो कि सिटी की जो मशीनरी है, सिटी का गियर बॉक्स, मोटर, ब्रेक, फ्लोटिंग शाफ्ट, उनके बिलो होता है। तो उसके नीचे होने की वजह से आप इजीली उसको देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के उसकी इजीली मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको मेंटेनेंस में ईज मिलती है जी। अभी हम ये जो भी डिस्कशन किया नोमेनक्लेचर को, ये नोमेनक्लेचर सारा नोमेनक्लेचर हमारा डबल गटर क्रेन का था। तो अभी इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है हम सिंगल गटर का डिस्कस करते हैं एक बारी। उसके आगे भी कुछ छोटी दूसरी चीजें हैं जो कि हमको हेल्प करेंगी चीजों को समझने में और इक्विपमेंट को समझने में। जी अभी हम देख पा रहे हैं ये सिंगल गडर है। सिंगल गडर में ये एक गडर है, क्रेन गडर, उसके नीचे ये हॉइस्ट हैंग करती है जिसमें पूरा हॉइस्टिंग इक्विपमेंट हैंग्ड है बॉटम ऑफ दी फ्लेंज को यूज करते हुए गडर की। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये सिटी डीएसएल है, फेस्टून टाइप अरेंजमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और वो इससे पहले जो हम दिखा रहे थे आपको, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एलटी डीएसएल, ये बस बार टाइप दिखाया हुआ है। डीएसएल की जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो मैं अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जो मेजरली इन इंडस्ट्री में यूज होती है। इसके बाद यहाँ सिमिलर सेम पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, जैसे रेल टू रेल पैरामीटर आपका स्पैन है, टोटल बे लेंथ है, एलटी रेल है, एलटी बफर है, यहाँ पर एलटी एंडकरेज यूज हो रहा है, सिटी स्टॉपर है, सिटी गियरबॉक्स है आपका, सिटी व्हील असेंबली है, रोप ड्रम यहाँ पे भी इसमें भी यूज हो रहा है। मैकेनिज्म सेम है, मोटर, गियरबॉक्स, ब्रेक सेम अरेंजमेंट के साथ वर्किंग हो रही है। सिमिलरली आपका सिटी व्हील है, सिटी व्हील असेंबली है। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे सिटी असेंबली, इसमें अरेंजमेंट है मोटर, ब्रेक, गियरबॉक्स, व्हील
यहाँ व्हील को ड्राइव मिलती है और मोशन हमको मिलती है इस तरह से मूव ऑन करने की। तो ओवरऑल अगर मोटा मोटा आप देखेंगे तो जो नोमेनक्लेचर है डबल गटर और सिंगल गटर में ऑलमोस्ट सेम है, बट द फीचर इज दैट या मेजर चेंज क्या है, यहाँ पर एक सिंगल गटर यूज हो रहा है, वहां पे डबल गटर यूज हो रहा है। बट इसमें दोनों ही केस में अगर आप जो मेजर देख पा रहे हैं कि होइस्टिंग इक्विपमेंट की पोजीशन का डिफरेंस है केवल, यहाँ पर पोजीशन डाउनवर्ड है और वहाँ पे अपवर्ड है। तो मैं काफी चीजें आपको एलोबरेट कर चुका हूँ इसमें। तो ऐसे में मैं आप जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कंसर्न कुछ शेयर करना चाहें इसके बारे में, जिससे कि हम उसको डिस्कस कर सकें। जी अभी तक जो मैंने आपको मोटा मोटा ब्रीफ किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ अगर आप जानना चाहें, बट 1 to 1 एक एक करके प्लीज बात रखें अपनी। What is age plumber? हेलो Hello. Hello sir, my name is Sandesh Sahare. जी संदेश जी प्लीज बोलिए सर। Asking hello sir. बोलिए सर बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ये सिंगल ग्रिडर और डबल ग्रिडर में डिफरेंस क्या है सर? सर सिंगल गटर और डबल गटर जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, आप स्क्रीन पे अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो सिंगल गटर क्रेन है। यहाँ पर देखेंगे आप एक ही गटर है, एक ही गटर है और हॉइस्ट यहाँ पे नीचे वर्क कर रही है बिलो दी गटर। और इससे पिछले वाला जो फोटो था अगर आप उसको देखेंगे, इसमें आप देखेंगे 2 गटर्स हैं और यहाँ पे हॉइस्टिंग इक्विपमेंट अबव दी गटर वर्क कर रहा है। अरविंद जी गटर मत बोलिए प्लीज। तो मेजर जो डिफरेंस है, गटर बोलिए, गटर। ग्रिडर ग्रिडर बोलिए, गटर मत बोलिए। हेलो हाँ सर, एक्चुअली इट इज गटर GIRDER। यस सर। कोई बात नहीं सर, आगे मूव ऑन करते हैं सर, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है जी। मेजर जो डिफरेंस है सर इसमें होइस्टिंग इक्विपमेंट्स का है कि उसकी पोजीशन का है, यहाँ अबव दी गटर वर्क कर रहा है, वहाँ बिलो दी गटर वर्क कर रहा है। और इसमें एक गटर है और वहाँ पे 2 गटर्स हैं। हेलो अरविंद जी। फ्रंट पे हैंग होके चल रहा है, वहाँ बिलो दी वहाँ अबव दी रेल ऊपर वर्क कर रहा है। हेलो सर। हेलो बोलिए सर। हेलो सर। सर डबल ग्रिडर क्रेन आर फास्टर विथ मैक्सिमम बिट स्पीड बोल रहे हैं। सॉरी सर, रिपीट करेंगे क्वेश्चन थोड़ा। हेलो कुत्ता का बच्चा अभी बोल रहा है इसमें। सर ये पीछे से मैं बाकी अदर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने माइक म्यूट रखें। एक हेलो शब्बीर है सर। क्या सिंगल ग्रिडर में होस्ट अपसाइड माउंट नहीं किया जा सकता? हेलो सर। हेलो सर। You can mount it on top of the gutter also, but you will have to increase the length of the CT plate. Okay. Hello. You will have to increase the length of the CT plates. You can mount that. You can, if you want, if you need, you can do that. Center of gravity will also have it. It is recommended to have it at bottom for safety of the crane. हेलो। यस सर। हाँ जी सर, ये सिंगल गटर में सिटी के लिए एक गियर बॉक्स होता है, डबल होते हैं सर? सर ये पहले इनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आपको बता देते हैं। हेलो। यहाँ पे लंबी 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 क्रेन हो, वहाँ पे 2 लगा देते हैं आमने सामने, या अगर रेडियस में घूमना हो तब 2 लगाते हैं। ओके सर, ओके। हेलो अरविंद सर। जी इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? अरविंद सर। जी बोलिए सर। दिस इज सुधीर फ्रॉम इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती। जी सुधीर जी बोलिए सर। सर ये आप डबल गटर EOT क्रेन के बारे में जो आपने डायग्राम दिखाया है, हाँ जी सर, इसमें लॉन्ग ट्रेवलिंग में एक ही साइड में एक ही मोटर दिया गया है, डबल मोटर है। सॉरी सर, अगर आप देख पाएंगे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हाँ, क्योंकि वो ड्राइंग में एक साइड में एक मोटर है, तो इसमें क्रॉस होने के ज्यादा चांस। सर आप देख पाएंगे यहाँ एक
मशीनरी है, जो राइटिंग है वो केवल एक ही तरफ है। हावेवर यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों तरफ मशीनरी है, दोनों साइड मोटर है। राइटिंग दोनों तरफ इस वजह से नहीं हुई है ताकि ये आपको बाकी सारे क्वेश्चन दिखाई जा सके। इसके अलावा सर वो क्वेश्चन सर जो मैंने अभी तक आपको ब्रीफ किया है टाइप ऑफ प्रोडक्ट को लेकर या उसके नोमेनक्लेचर को लेकर, अगर आपके कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ सर। ओके प्लीज गो अहेड। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी, मैं श्रीनिवास बात कर रहा हूँ जी। बोलिए सर। वो सिंगल गटर में अगर बीच में वो क्रॉस ट्रैवल रुक गया तो इधर सिंगल गटर सर उसे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी आगे मिस्टर विजेंद्र की कुछ वेब हमने रखा हुआ है टाइम के लिए, वो वहां पर आपको अटेंड करेंगे उसके लिए। तो अभी हम पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें, अदरवाइज ठीक है। हेलो सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज बोलिए सर। सर जो व्हील असेंबली है उसका कुछ वियर लिमिट होगा, अगर वियर लिमिट एक्सीड कर गया तो वो गिर सकता है क्या क्रेन? सॉरी, जो व्हील असेंबली है, जो आपका जो व्हील्स है, अगर उसमें कुछ वियर लिमिट से ज्यादा वियर हो रहा है तो क्या क्रेन गिर सकती है क्या नीचे? व्हील निकालने पर? नहीं, अच्छा ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर वियर लिमिट से ज्यादा बढ़ गया वियर सर देखिए, क्रेन को गिरने के लिए डीरेल होना पड़ेगा, मींस व्हील जो है रेल से बाहर आएगा तब। हाँ तो वही, अगर वियर इंजनरली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ लिमिट है क्या? वियर लिमिट कितना होना चाहिए? क्योंकि हमारे शॉप में काफी रिप्लेस करना पड़ रहा है व्हील। सर ये सारी चीजें अभी आगे डिस्कस होंगी, व्हील और रेल आगे सारी इनपुट आपको प्रोवाइड की जाएंगी सर, आगे इसके लिए रखा हुआ है आपने। हेलो सर। जी सर। हाँ सर, सिंगल गर्डर के लिए मैक्सिमम स्पैन कितना हो सकता है? सर सिंगल गर्डर मेजरली 12 मीटर तक ही यूज की जाती है, हावेवर बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस कितना मीटर स्पैन? सर वो ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको 20 मीटर है, 25 मीटर है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बनाई जा सकती है, बट मैक्सिमम 12 मीटर के आसपास तक ही सिंगल गर्डर क्रेन यूज की जाती है। जहाँ जनरली क्रेन्स का स्पैन बढ़ता है तो क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं डबल गर्डर क्रेन के साथ जाने के लिए। हेलो, रिकमेंड करते हैं डबल गर्डर क्रेन के साथ जाने के लिए। हेलो जी सर। हाँ, शब्बीर बोल रहा हूँ। जी शब्बीर जी बोलिए। इसमें जो व्हील मोटर है ये इंडिपेंडेंट चलती है या आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं? सर दोनों सिंक्रोनाइज मोटर होती है और दोनों को सप्लाई एक ही कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलती है, तो दोनों एक साथ ही चलती हैं। और इन केस अगर एक मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर क्या ये होस्टेज काम करेगा, ये क्रेन की एक जगह अटक जाएगा? सर अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो क्रेन में डेफिनेटली दिक्कत आएगी, क्रेन में हल्का सा इश्यू आ जाएगा, वो आपको आगे वैसे बताएंगे। जैसा कि पहले मैंने बात की थी एक्सीलरेटर और व्हील की, स्टेशन में इन सब चीजों को मैं रखा हुआ है। सर हेलो सर, इसमें लगे मोटर एसी है ना डीसी? सर एसी मोटर्स है सारी, आपको एसी ठीक है जी। आगे चले सर, या कोई और क्वेश्चंस हैं? डबल गार्डर सर, आप सबका म्यूट कर दीजिए, बहुत वो आ रहा है डिस्टर्बेंस। सर डबल गार्डर क्रेन की प्लीज सेशन आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जी बोलना। हेलो हाँ सर जी। जी जैसा मैं आपसे बात कर रहा था टाइप डीएसएल टाइप को लेकर, तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वन ऑफ दी टाइप ऑफ दी डीएसएल देख पा रहे हैं। ये डीएसएल है सर, फेस्टून अरेंजमेंट, और इस समय जो इसमें ट्रैक यूज हुआ पड़ा है ये सी ट्रैक है। ट्रैक इस सेम अरेंजमेंट के लिए अलग अलग डिफरेंट ट्रैक्स यूज किए जाते हैं।
कुछ सी ट्रैक यूज करते हैं, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर टी ट्रैक यूज किया जाता है, कुछ जगहों पर सेम अरेंजमेंट के साथ फेस्टो अरेंजमेंट के साथ में ही बीम यूज किया जाता है। तो दोनों ही चीजें यूज की जाती हैं, दोनों तीनों चीजें। इट विल डिपेंड अपॉन दैट कि हम किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। वहां पर आने वाला जो टोटल डेड लोड है केबल्स का या ट्रैक का, वो क्या आने वाला है, उनको ध्यान में रखते हुए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसका सिलेक्शन किया जाता है कि हमने सी ट्रैक के साथ जाना है, टी ट्रैक के साथ जाना है या आई बीम के साथ जाना है। तो ये एक टाइप की अरेंजमेंट है आपकी फेस्टून अरेंजमेंट, और ये आपका सिटी में और एलटी में दोनों जगहों पे यूज होती है बेस्ड ऑन दी साइट कंडीशंस। इन जनरली फेस्टून अरेंजमेंट आपका सिटी में मैक्सिमम सभी क्रेन्स में आपको देखने को मिलेगा। और एक दूसरा जो टाइप है एनर्जी चेन है, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये दोनों अरेंजमेंट मेजरली आपका यूज किए जाते हैं सिटी में, और ये पर्टिकुलर जो आप अरेंजमेंट अभी देख पा रहे हैं एलटी में बहुत रेयर यूज होता है, कम यूज होता है। मैक्सिमम टाइम पे जिन जगहों पर आपका साइट कंडीशंस फ्लेम प्रूफ या कुछ इस तरह की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उन जगहों पे ही केवल इसका यूज होता है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पे अदर जो मेथड है वो यूज होते हैं, अदर टाइप यूज होती हैं। तो दूसरे टाइप पे एक बार हम चलते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ दूसरी जो अदर टाइप्स है वो क्या है। जी, ये नेक्स्ट एक अदर टाइप है सर सराउंडेड बस बार। तो ये बस बार भी आपका सप्लाई करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं 4 अलग अलग टाइप के इसमें वेरिएंट हैं, 4 अलग अलग कलर हैं इसमें। ये रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। तो RYBNG ये चारों चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं। ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये करंट कलेक्टर का काम करता है। यहाँ से करंट पास ऑन होके केबल के थ्रू पैनल तक जाता है। तो जो पर्टिकुलर सप्लाई है एक एंड पे DSL बस बार के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। इससे इसके इंटरनल जो मेटल है वो एनर्जाइज हो जाता है, और ये ऊपर से कोटेड है PVC के साथ। तो इसमें किसी भी तरीके का डर नहीं रहता है कि किसी भी अदर जगह पर ये कनेक्ट हो जाएगा या बंदे के साथ कोई दिक्कत होगी। आज की डेट में अगर बात करें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में क्रेन एप्लीकेशन के लिए एलटी मोशन के लिए सराउंडेड बस बार यूज हो रहा है। ये मेंटेनेंस फ्री है ऑलमोस्ट, बहुत कम मेंटेनेंस इसमें आती है, इजी इंस्टॉलेशन है इसकी, इजी रिमूवल है इसका। दूसरी किसी भी अदर पैटर्न के साथ अगर हम चेक करें तो इसमें बहुत अच्छी ईज मिलती है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर्स के साथ भी। इनफैक्ट इसकी कॉस्ट भी जो है अदर टाइप ऑफ DSL अरेंजमेंट के कंपैरिजन में वो भी कम आती है। तो हर तरीके से ये बेस्ट सूट करता है एलटी मोशन में यूज करने के लिए पावर सप्लाई के तौर पर। एक ये दूसरा एक और टाइप ऑफ DSL है, ये केबल रीलिंग ड्रम है जिसको कि सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमम टाइम पे इसका यूज आपका ऐसी उन जगहों पे होता है जहां पर कि हम शेड के साथ किसी अलग अरेंजमेंट को यूज नहीं कर सकते, कोई सपोर्ट नहीं ले सकते। तो ऐसी जगहों पर हमको यूज करना होता है ये। और मैक्सिमम टाइम पे आपका गोलियत क्रेन में केबल रीलिंग ड्रम यूज किया जाता है, मिल क्रेन्स में आपका केबल रीलिंग ड्रम यूज किया जाता है। इस समय पर आपकी स्क्रीन पे जो केबल रीलिंग ड्रम दिखाई दे रहे हैं ये 2 टाइप के केबल रीलिंग ड्रम है, एक स्प्रिंग लोडेड है, दूसरा मोटराइज है। इन दोनों का सिलेक्शन भी इक्विपमेंट जिस जगह यूज होने वाला है उसकी बेलेंथ, केबल के साइज उन पे डिपेंड करता है, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि किस जगह पर क्या लेंथ रहने वाली है, क्या केबल का साइज रहने वाला है, उनको ध्यान में रखते हुए इसका सिलेक्शन किया जाता है। एक ये नेक्स्ट आप एक अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, ये एनर्जी चेन या ड्रैग चेन बोलते हैं। इसका सिटी DSL के तौर पे काफी अच्छा यूज आज की डेट में क्रेन इंडस्ट्री में हो रहा है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंस्टॉलेशन काफी आसान है, अच्छा है, और इसकी वजह से बहुत स्मूथ आपको मोशन मिलती है। इसकी वजह से किसी प्रकार का आपको किसी भी तरीके का मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी रहती है आपके लिए इंस्टॉल करने में। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो छोटे छोटे लिंक्स होते हैं
कभी इसका रिमूव करना पड़े या कभी दिक्कत आती है किसी एक लाइन लंबे टाइम के बाद, तो इनको इजीली स्विच करके यहाँ से आराम से निकाला जा सकता है और रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसका इंस्टॉलेशन ईजी है, इसकी मेंटेनेंस ईजी है, ऊपर से जब ये चलता है तो इसकी वजह से किसी प्रकार का नॉइस नहीं होता, बहुत स्मूथ आपको ऑपरेशन मिलता है, मोशन मिलती है। तो ये काफी अच्छा यूज हो रहा है फेस्टून के अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर। जी, तो मैं अभी ये सिटी डीएसएल या डीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको मेजर ये 4 पर्टिकुलर वेरिएंट बताए। हालांकि एक अदर वेरिएंट और भी है जिसको यूज करते हैं, वो वेरिएंट आपका बेयर टाइप कॉपर वगैरह है, और भी अदर यूज किए जाते हैं, एंगल आयरन भी यूज किया जाता है, बट वो रेयर की यूज किए जाते हैं। एंगल आयरन टाइप मैक्सिमम आपका कॉफमो यूज कर रहा है या फिर कुछ स्टील प्लांट्स वगैरह यूज कर रहे हैं। पर अभी मैंने आपके सामने 4 जो वेरिएंट रखे हैं, ये वो वेरिएंट है जो आज की डेट में मैक्सिमम यूज हो रहे हैं। तो अभी इन पर्टिकुलर डीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसके रिस्पेक्टिव जनरेट हो रहा है तो प्लीज शेयर करें। हेलो सर, ये बस बार जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अचानक से, इनको रिकनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या कभी डिस्कनेक्ट ना हो क्या करें? सर अगर वो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो सर वहाँ कहीं ना कहीं आपका जो पर्टिकुलर कनेक्टर की पोजीशन है जो आपने लगाया है करंट कलेक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम वहाँ पर डायमेंशन का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं जो उसकी डायमेंशन माउंटिंग के टाइम पे चाहिए। उसकी डायमेंशन इंस्टॉलेशन क्या रिक्वायरमेंट है वो आगे आने वाले सेशन में मिस्टर विजेंद्र प्रेजेंट करेंगे। रीजन जो है वो बेसिक यही है कि जो उसके लिए डीएसएल में एक डायमेंशन मेंटेन करनी होती है, इन जनरली हम उसको प्लस साइड मेंटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पे कुछ जगहों पर जाके वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहां पर जो हमारा मेन सप्लाई जिस आ रही है अंदर बस बार के, उससे और करंट कलेक्टर के बीच में एयर गैप जनरेट हो जाता है और वो डिस्कनेक्ट फील होता है। उसकी वजह से सर नहीं होती, बस बार ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो होल लेंथ में 1 यूनिट में तो होता नहीं, कई यूनिट में होते हैं, उनको कनेक्ट करके बनाया जाता है, तो वो बस बार ही कहीं मिस हो जाता है, मतलब आपस में जो कनेक्ट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर अगर ऐसा कुछ है तो बस बार में दिक्कत नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसकी इंस्टॉलेशन में दिक्कत है। इंस्टॉलेशन करते टाइम अगर गलती से उसको कनेक्ट प्रॉपर किया गया है तो समय पर क्रेन चलती है तो करंट कलेक्टर में रब करने की वजह से उसकी लेंथ में भी जो है मूव कर जाए, तो उसकी वजह से वहाँ उनके बीच में कनेक्शन ब्रेक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए अलग सेशन रखा हुआ है जिसमें डीएसएल की डिटेल में आपको बताया जाएगा कि उनमें क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, कैसे उनकी मेंटेनेंस की जाती है, क्या दिक्कतें आती हैं इरेक्शन के टाइम पे या अभी मैं केवल आपको डीएसएल के टाइप बता रहा हूँ। टाइप को लेकर आपको डाउट है तो प्लीज आप बताइए। ओके। हेलो सर। हेलो हेलो, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिएगा प्लीज, अपना नाम बताएं। ये हुक अप्रोच का क्या कंसेप्ट है सर? सॉरी, हुक अप्रोच। हुक अप्रोच, हाँ, हुक अप्रोच यानी क्या है? ड्राइंग में तो आया है लेकिन वो समझ में नहीं आया हुक अप्रोच एक्चुअली क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, कितना क्या है। गुड सर, मैं अभी आपको दोबारा लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे। सर एक सेकंड रुकिएगा सर, अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैं देख पा रहे हैं जी, एक सेकंड मैं आपको शेयर करता हूँ। सर ये जैसा आपने देखा है यहाँ पे रेल टू रेल ये स्पैन है। ओके सर, एलटी रेल के सेंटर से ये हुक कितना नियरेस्ट आ सकता है, इसके हुक का नियरेस्ट पोजीशन के बाद एलटी रेल के बीच में है, ये सिटी हुक अप्रोच है। इट मींस ये आपको बताता है कि हुक के ठीक वर्टिकली नीचे सेंटर से रेल की दूरी, रेल के सेंटर लाइन से अगर बात की जाए तो कितना दूर से आप वर्टिकली किसी इक्विपमेंट को उठा सकते हैं। ये वो डिस्टेंस बता रहा है हुक अप्रोच, जो आपको बता रहा है कि बाकी इसके आगे का जो एरिया है कौन वर्किंग एरिया होगा आपका, जहाँ की आपको क्रेन को यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो सर ये आप देख पा रहे हैं एलटी एनकरेज जी, तो इसके एक एंड पे ये लगा हुआ है सर, यहाँ पे बफर ऐसे ही लगा हुआ है।
तो ऊपर के एंड से और यहाँ पर क्रेन के मिड तक, हाँ, ये एक डिस्टेंस है। जब ये पूरी क्रेन एक एंड पे जाएगी, बे के एक एंड पे, हाँ, तो उस समय पर इसके एंड से लेकर और हुक के सेंटर तक, हाँ, ये एक डिस्टेंस होगी, जो कि वर्कशॉप के उस एंड पे जाके आपको वहां पर भी आपको वो एरिया ऐसा होगा जहां आप यूज नहीं कर पाएंगे हुक को, क्योंकि वहां तक हुक पहुंचेगा नहीं। हाँ, तो जो ये पर्टिकुलर एरिया जहां आपका हुक नहीं पहुंचता है वर्टिकली, ठीक नीचे उसके जहां से आप वेट उठाने वाले हैं, वर्टिकली पोजीशन आपकी आपके एक एंड से, शायद वे लेंथ के एक एंड से हुक की जो डिस्टेंस होगी, तो ये जो अप्रोच है इसको एंड अप्रोच बोलेंगे। तो ये दोनों जो अप्रोचेज हैं इंडियनली डिपेंड करती है कि आपका जब आपने शेड प्रिपेयर किया है उस समय पर आपने एंड के दोनों एंड को अपने मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से कंसीडर किया है, वहां पे क्या आपके आइटम्स आ रहे हैं को और आईएस ध्यान में रखते हुए इसको डिसाइड किया जाता है। अच्छा जी, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ लिमिट है सर? इसमें मिनिमम इतना ही रहना चाहिए, मैक्सिमम इतना रहना चाहिए, ऐसा कुछ लिमिट है? एज सच कोई लिमिट नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आपके इक्विपमेंट की असेंबली, आपकी साइट कंडीशन, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। यदि इक्विपमेंट असेंबल होते टाइम कोई पर्टिकुलर डायमेंशन उसकी बनती है, तो उसमें रीजनेबली जो कम किया जा सकता है तो कम हो जाएगा, बट मैक्सिमम टाइम पे क्रेन मैन्युफैक्चरर और यूजर दोनों का इंटेंशन रहता है कि ये कम रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसको उतना ज्यादा वर्किंग एरिया मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। अरविंद जी सर। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात एक्सप्लेन कर रहे हैं लोगों को। जी सर। इसमें काफी एब्रीविएशंस यूज किए गए हैं, काफी इसमें न्यू लर्नर्स भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा तो अगर आप एब्रीविएशंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जहां भी जरूरत है, प्लीज। जी बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस जगह पर चाहेंगे थोड़ा सा और एलोबरेट करने के लिए। थोड़ा गाइड करेंगे कहाँ थोड़ा और एलोबरेट किया जाए। हेलो, एक्चुअली होता क्या है, इसको सर एनी क्वेश्चन? सर जी अभी हेलो जी सर बोलिए सर। हाँ सर जी, अभी जैसा अभी श्रीमान जी ने बताया कि न्यू लर्नर वाली बात जो बताई ना सर। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया, तो उस हिसाब से पूछना ये था कि जो नया ड्राइंग वगैरह जो रहता है, हाँ जी सर, हाँ उसमें जो लीडिंग पैरामीटर्स रहते हैं जो कि दिया हुआ तो रहता है सर, लेकिन वो समझ में नहीं आता है एक बार में, कि जैसे स्पैन का हो गया या फिर डी के हुक का जो है बॉटम से डिस्टेंस वगैरह, तो एक आधा जो ड्राइंग का जो है विथ डायमेंशंस, आप ये डिस्टेंस ये मायने रखते हैं, ये डिस्टेंस का ये मायने रखते हैं, ये इतना रहना चाहिए, जो कुछ भी है इसका इसको ये डिफाइन किया गया है, ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या सर? जैसा ये डाउट है तो आप बताइए। मैं वैसे मोटा मोटे क्रेन के जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर क्लैरिटी रहनी चाहिए, या जिनके बेसिस पे क्रेन को क्रेन इक्विपमेंट को शेड में लगाते टाइम पूरा ध्यान रखा जाता है, मैं 2-3 पैरामीटर्स हैं उनको जरा एक बार आपको क्लियर करता हूँ दोबारा से। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेन की अपनी कैपेसिटी वो मैटर करती है, और वो डिसाइड होगी आपका हैवीएस्ट पार्ट जो आप उस सेट में उठाने वाले हैं। इसके बाद क्रेन का स्पैन मैटर करेगा आपकी बिल्डिंग की विड्थ पर। बिल्डिंग की आपकी इनसाइड जो विड्थ है उसमें दोनों तरफ पे एंड क्लियरेंसेस छोड़ने के बाद, एंड क्लियरेंसेस क्या है वो मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। आप जैसा स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था एलटी रेल, तो सर ये गेंट्री इसके नीचे लगी हुई है। रनवे बीम जो आप देख पा रहे हैं, ये रनवे बीम या ये साइड पर जो कॉलम्स बने हुए होते हैं बिल्डिंग के अंदर, उनके ऊपर रेस्ट करता है। इसके सेंटर से जो भी नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है बिल्डिंग की तरफ, उसको वो एंड क्लियरेंस बोलते हैं।
तो अंदर अंदर की कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है उसमें से दोनों तरफ की एंड लेंथेस अगर रिमूव कर दी जाती है तो वो स्पैन बनती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलटी रेल के सेंटर से नियरेस्ट साइड ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है उसको हम एंड क्लियरेंस बोल रहे हैं और रेल टू रेल सेंटर को स्पैन बोल रहे हैं। ओके सर, कैपेसिटी हो गया, स्पैन हो गया, एंड क्लियरेंस हो गया। आगे चलते हैं सर। दोबारा मैं अरविंद जी अरविंद जी may I? यस सर। Sir, you told me that about end clearance. You are talking about outside the shop or inside the shop? I mean, that girder is rest on the platform. It will depend upon your LT rail wherever the availability of the LT rail and of the LT rail. No, you told the clearance, na rail clearance. Yes, sir. So I'm saying you clearance hai, wo it will depend upon your condition. If your condition height condition is outdoor, in that case your end of the LT rail will be treated to the end approach. Okay. हेलो सर। Okay, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने रेल क्लियरेंस बोला ना, हेलो am I audible to you? Yes sir. हाँ, जो एंड क्लियरेंस आपने बोला, हेलो सर, एंड क्लियरेंस में एक बार दोबारा बताता हूं आपको। एंड क्लियरेंस जो मैंने ब्रीफ किया है, एंड क्लियरेंस का मीनिंग है जो आपका एंड पर जाएंगे हम पूरी क्रेन को लेकर। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का एंड, अगर ओपन है तो जहां तक आपकी एलटी रेल लगी हुई है और एक एंड पे आपका एलटी स्टॉपर लगा हुआ है, उस एंड तक पूरी क्रेन जाएगी। एंड तक जाने के बाद आपका उस स्टॉपर के फेस से लेकर और हुक के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी उस समय पर, उस एंड पर, वो उस एंड की एंड अप्रोच काउंट होगी। रिपीट कर रहा हूं सर, उस एंड पर एलटी स्टॉपर के फेस से और हुक के सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी हुक अप्रोच काउंट होगी उस एंड के लिए। उसी तरीके से जब दूसरी तरफ आप जाएंगे तो दूसरी तरफ उस फेस के एलटी एंड स्टॉपर से हुक के सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी एंड अप्रोच काउंट होगी। आई होप दैट कि एंड अप्रोच आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें आगे बस छोटा सा एक और चीज कंसीडर की हुई है, उसको ब्रीफ कर देते हैं आपको डीएसएल के बाद में। इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पुट करता हूँ, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आपके सभी के। तो इसमें टाइप्स ऑफ स्लिंग्स और कंसीडर की हुई है। इन जनरली हम किस टाइप की स्लिंग्स को यूज करते हैं, इन स्लिंग्स के सिलेक्शंस के बारे में कल हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इनको सिलेक्शंस किस तरीके से करना बेटर रहता है, इसका या यूज किस तरीके से करना बेटर रहता है। आज मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ कि मेजरली आपका इस तरीके का अरेंजमेंट बिलो दी हुक यूज किया जाता है। अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं ये रोप स्लिंग्स है सर, अलग अलग टाइप की हैं। इसमें एक ये आपकी आप जो देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग टाइप की स्लिंग्स हैं, जिसमें कि कुछ में आपका ऊपर ओवलिंग लगा हुआ है, नीचे एक एंड पे हुक लगा हुआ है, एक दूसरे में अगर आप देखेंगे केवल आपको टर्नबकल के साथ में ये कनेक्ट किए हुए हैं, थिम्बल के साथ, रोप थिम्बल के साथ। तो ये अलग अलग टाइप की स्लिंग्स जनरली इंडस्ट्री में यूज होती हैं। मेजरली आपका प्रेफर किया जाता है कि अगर आपको ओवलिंग या ओरिंग के साथ अदर एंड पे हुक को अगर आप यूज करते हैं तो बेटर है। बाकी आपकी साइट कंडीशंस के बेस्ड ऑन आप किसी भी तरीके की स्लिंग का यूज कर सकते हैं। ये जो अभी आप सामने देख पा रहे हैं ये स्टील वायर रोप स्लिंग्स हैं। इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चेन स्लिंग्स। चेन स्लिंग्स भी आपकी रोप स्लिंग्स की तरह ही सिमिलर वर्क करती हैं, बस इसमें दोनों जगहों पर जो आपका लोड बेरिंग मेंबर है रोप स्लिंग्स की जगह वो यहाँ पर चेन स्लिंग वर्क कर रहा है, चेन वर्क कर रही है। और चेन जो इसमें यूज होती है ये आपका इन जनरली आपका ग्रेड 80 या अबव ग्रेड 80 की चेन यूज होती है। ये आप इस समय जो देख पा रहे हैं फ्लैट स्लिंग्स इस समय आपकी स्क्रीन पर है। फ्लैट स्लिंग्स का यूज या फिर अदर स्लिंग्स का यूज बेस्ड ऑन दी आपका आइटम का साइज क्या है, उसका लोड क्या है, उसकी शेप क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए इनका सिलेक्शन किया जाता है। जहां भी सोफिस्टिकेटेड आइटम है या फिर बल्कि आइटम है या फिर वहां पे एजेस हैं कुछ ऐसी
जहाँ पर उसको थोड़ा सा लाइट मतलब कैरी करके यूज करना है, वहाँ फ्लैट स्लिंग्स यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से उस आइटम पे डायरेक्ट किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। ये स्लिंग्स के एंड्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं अलग अलग टाइप के एंड्स हैं। एक टाइप ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये अलग अलग टाइप की वेराइटीज हैं। इससे अलग भी कुछ और वेरिएंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, बट इट विल डिपेंड अपॉन कि हमने किस पर्टिकुलर आइटम को उठाना है। जिस पर्टिकुलर आइटम को हम उठा रहे हैं, जिस लोड को हम उठा रहे हैं, उस लोड का साइज क्या है, उसमें लिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिफ्टिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्या लिफ्टिंग लग्स दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने इसको उठाना होता है। हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से हम उसको कैरी करना है, जो पर्टिकुलर आइटम हम उठा रहे हैं वो छोटा है या बड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने चेन स्लिंग्स का और उनके एंड्स का सिलेक्शन करना होता है। तो पीछे मैंने अभी आपको चेन स्लिंग्स बताई है और ये आपका एंड्स बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है लिफ्टिंग टैकल यूज होता है। लिफ्टिंग टैकल इट विल डिपेंड अपॉन दैट कि आपने क्या चीज कैरी करनी है। लाइक आपको कॉइल्स उठानी है तो कॉइल्स के लिए एक अलग टैकल यूज किया जाता है, आपने बोगी उठानी है उसके लिए एक लिफ्टिंग टैकल अलग यूज किया जाता है। दोनों ही केसेस में आपका हुक के नीचे एक अरेंजमेंट लगता है जो कि आपके मेटल की टाइप को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन किया जाता है उसका कि आपने किस मेटल को लिफ्ट करना है और किस तरीके से यूज करना है, क्या एप्लीकेशन है आपकी, कहाँ हैंडल करना है, ये आपको पूरा देखना होता है आइटम को ध्यान में रखते हुए। जिस मेटल को आप लिफ्ट करने वाले हैं उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है। जी स्लिंग्स को लेकर आप सर कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? हेलो सर, स्लिंग्स को लेकर कोई क्वेश्चन सर? सर कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। हेलो यस सर। हेलो सर। बोलिए सर। हाँ सर, हमें ये डाउट था, ये 4 लेग्ड वायर रोप स्लिंग और 2 लेग्ड वायर रोप स्लिंग के डिफरेंस बताइए। तो क्या जानना है सर इसमें आपको? 4 लेग्ड वायर रोप स्लिंग एंड 2 लेग्ड वायर रोप स्लिंग, इसमें डिफरेंस और इसका कैपेसिटी कैसे काउंट करते हैं? सपोज आप मेरे पास अगर 20 टन की क्रेन है तो उसमें मुझे कितने वायर रोप लगाना है, 4 लेग्ड या 2 लेग्ड? सर मैं वही मैं आपसे भी कहना चाह रहा था। मैं थोड़ी देर पहले बोला आपको कि स्लिंग्स का सिलेक्शन आपने जिस पर्टिकुलर मेटल को उठाना है। हाँ सर प्लीज बाकी अदर से रिक्वेस्ट है अभी अपने माइक म्यूट रखें जी। तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं जैसे 2 लेग है, 2 लेग वायर रोप स्लिंग मैंने यूज करनी है तो इट मींस जो पर्टिकुलर आइटम है वो फुली आइडेंटिकल होना चाहिए। यदि मैं उसको सेंटर से उठाता हूं तो दोनों तरफ से फुल्ली बैलेंस रहे। जिन जगहों पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो बैलेंस नहीं रहने वाला है और वो आइटम्स को मेरे को 4 कॉर्नर से पकड़ने से वो बैलेंस होगा, तो ऐसी जगहों पर हम प्रेफर करते हैं कि 4 लेग स्लिंग कंसीडर करें। सर अभी 2 लेग स्लिंग कितना रहेगा कैपेसिटी उसका? उसको ध्यान में रखते हुए हमने मेटल को पिक करना होता है क्योंकि ये सेफ्टी कंसर्न एक पॉइंट है। हेलो जी सर बोलिए। हेलो अरविंद सर। अरविंद सर, विजय बोल रहा हूँ नागपुर से। बोलिए सर। नागपुर से बोल रहा हूँ। जी सर। मुझे कुछ एक आधी ट्राली अगर लिफ्ट करना है और 4 लेग चेन से तो हेलो जी सर बोलिए सर। हाँ 4 लेग चेन से उठाना है एक आधी ट्रॉली यानी बोगी, तो मैं इजीली उठा सकता हूँ है ना? अगर मैं 2 वे वाले अगर 2 यूज करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर 2 लेग से अगर आप उठाएंगे चूंकि आपका बोगी का साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी बैलेंसिंग 2 लेग वाले मैं 2 यूज करूंगा। हेलो सर। हेलो सर ये हेलो कैपेसिटी सेम रहेगी। हेलो अरविंद जी। सेफ्टी सर्टिफिकेशन कौन से रहते हैं इसमें? सेफ्टी के लिए जो सर्टिफिकेशन रहते हैं गवर्नमेंट के। हेलो लेग्स का सिलेक्शन आप हेलो सर, सेफ्टी सर्टिफिकेशन कौन से रहते हैं इसमें? नेशनल सिंगल लेग स्लिंग रहते हैं, 2 वे पर नहीं। हेलो जी बोलिए सर।
हेलो हेलो। यस सर, बोलिए सर। हाँ सर, मैं भुसौल से बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं नाम जान सकता हूँ सर आपका? तुकाराम भगवान तायडे। जी नमस्कार तुकाराम जी, बोलिए सर। मुझे ये पूछना था कि ये क्रेन की लंबाई कितनी होती है? क्रेन की लंबाई? हेलो हेलो सर, पंकज बात कर रहा हूँ क्रेन की सर। लंबाई सर आपकी बिल्डिंग पर डिपेंड करेगी। जो भी क्रेन की विड्थ, आपकी बिल्डिंग विड्थ होगी, बेस्ड ऑन दैट क्रेन की लेंथ डिसाइड होगी सर। सर आपकी आवाज कट रही है। सर हेलो सर, हेलो सर अभी मैंने आपको पीछे पिक्चर में क्लियर किया था स्पैन। हेलो हेलो सर, हेलो सर अभी हेलो हेलो अरविंद सर। हेलो अरविंद सर। अरविंद सर, आपको पीछे अभी आपको मैंने क्रेन का स्पैन ब्रीफ किया था। क्रेन के स्पैन पे ही क्रेन की लेंथ डिपेंड करेगी और क्रेन का स्पैन बिल्डिंग की विड्थ पे डिपेंड करता है। लाइफ पूछ रहे, लाइफ सर क्रेन की लाइफ जिंदगी क्रेन की लाइफ सर उसकी क्लास ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड करेगी। जिस क्लास ऑफ ड्यूटी के लिए आपने उसको डिमांड किया है। हेलो अरविंद सर, यस सर, पंकज बात कर रहा हूँ ओपेक सिरेमिक से। मुझे ये जानना था कि ये सर्टिफिकेट जो रहते हैं, इसके सेफ्टी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेने हैं, वो कौन से रहते हैं? सॉरी सर, जो सर्टिफिकेट रहते हैं गवर्नमेंट से जो लेने रहते हैं, वो कौन से रहते सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं? कौन सी हेलो, वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन रहता है इसमें सर? हेलो जी सर, इसके अलावा सर मैं आगे चलता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो हमारे को सर इंजनरली क्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोर से जो इनपुट रिक्वायर्ड होती हैं, या फ्लोर को जो जानना होता है, उसको क्रेन के बारे में जानना चाहिए। उसका यूज क्या है, सर्विस मतलब किस यूज या सर्विस में उसको यूज करना है। ये एक फ्लोर से इनपुट जानी चाहिए। क्रेन जब भी कभी भी हमने कंसीडर करनी है कि मेरे को किसी अपने शेड में क्रेन कंसीडर करनी है अगर, तो ये मोटी मोटी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। यूजेस है सर्विस का, ऑपरेटिंग नंबर ऑफ साइकिल्स का, स्टेट ऑफ लोडिंग क्या हम रखने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या रहने वाले हैं, ऑपरेटिंग साइकिल्स, ड्यूरेशन ऑफ यूज विद इन 24 आवर क्या रहने वाला है। इसके अलावा साइट की कंडीशंस क्या है, फ्लेम प्रूफ है या एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, स्टील प्लांट या हॉट मिल एरिया में यूज करनी है, बिल्डिंग कंडीशंस क्या है वो शेयर करनी जरूरी है। अभी जल्दी में एक साइट हमने विजिट की थी, वहाँ पे बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, गेंट्री गटर तक हिल रहे थे और उन्होंने बिल्डिंग क्रेन वहाँ पे डिमांड की हुई थी। तो ऐसे में उनका जानना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट जो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्डिंग के अदर पैरामीटर्स भी क्लियर होने चाहिए। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, किस एप्लीकेशन के लिए आपको यूज करना है। क्रेन के इंटीग्रल एक्सेसरीज इनपुट पैरामीटर्स जो हैं वो पहले से ब्रीफ होने चाहिए, और एडिशनल कोई भी नीड अगर है आपको पहले से शेयर करनी चाहिए। लाइक अगर आप चाहते हैं कि इक्विपमेंट में लोड सेल हो, एंटी कोलिजन हो, पहले से वो आप बताना चाहिए आपको। आप चाहते हैं कि किसी क्रेन के व्हील्स का साइज पहले से बढ़ा हुआ हो, तो वो आपको इंक्वायरी स्टेज पे चाहिए कि आप अपनी टीम से शेयर करें, और वो इनिशियली आपकी क्रेन के इनपुट के तौर पे आगे जाए। जिस तरीके की क्रेन की कैपेसिटी जाती है, तो उससे ये इजी रहता है उस चीज को आपके रिस्पेक्टिव तैयार करवाना सभी ओईएम्स के लिए। तो ये पर्टिकुलर जो मेरा सेशन है, इसमें मैक्सिमम जो चीजें थी वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। अभी कल के सेशन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। कल का सेशन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी को हमने क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए या उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जल्दी में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आप लोगों को सुनने में आया होगा, जिसमें कि एक एक्सीडेंट में 11 बंदे ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए थे। तो वहां पे सेफ्टी कंसर्न
पॉइंट ऑफ व्यू से जिन पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रखा जाना था वो कहीं स्किप हुए थे। तो ऐसी चीजें फ्यूचर में कभी रिपीट ना हो या किसी के साथ देखने को ना मिले, सुनने को ना मिले, हम लोगों में से किसी के साथ किसी भी तरीके की इस तरह की चीज रिपीट ना हो। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मेंटेन रखना चाहिए, उन चीजों पे हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन राउंड ओपन रख रहा हूँ आपके लिए। आप प्लीज अपने जो भी क्वेश्चन है प्लीज पुट करें 1 to 1। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के क्वेश्चन को आंसर करने की। सर हेलो अरविंद सर। यस सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर एक टाइम पे सर जी, अरविंद सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर 11 लोग। अरविंद सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो भी कंसर्न क्वेश्चन अरविंद पुट सर, कर रहे हैं प्लीज आप अपना नाम शेयर करें। टोटल लाइफ ऑफ EOT crane. The total life of the EOT crane will depend upon the ये चट्टे दिसते class of duty. 20. Life of EOT crane. The life of EOT crane will depend upon the class of duty, whatever you are selecting, and the class of duty will depend upon the first input parameters. जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट इनपुट पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है क्लास ऑफ ड्यूटी। तो जो भी आप क्लास ऑफ ड्यूटी सेलेक्ट करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, M5 या क्लास 2 क्लास ऑफ ड्यूटी के लिए 63 वर्किंग आवर्स कंसीडर किए गए उसकी लाइफ, 6300 वर्किंग आवर्स। हेलो अरविंद सर। यस सर। हम धनजीत कुमार राय NFL कटिहार डिवीजन से बोल रहे हैं सर। जी सर। बोल रहे थे सर, रोप का टेस्टिंग वैलिडिटी टाइम कितना है सर? सॉरी, रोप की वैलिडिटी कितनी है, कितनी दिन की है? रोप की वैलिडिटी कितनी है सर? इस टॉपिक को कल डिस्कस करते हैं, कल के लिए रखा हुआ है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला आपको अभी कल जो है हम चीजों को डिस्कस करेंगे। आप डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट। हेलो अरविंद सर। सर ट्रॉली, अगर क्रेन ट्रॉली एक तरफ अगर लोड उठाते समय शिफ्ट होता है तो क्या करें अचानक? हेलो अरविंद सर। बोलिए सर। सर ये EOT क्रेन का कैमरिंग का क्या बारे में जरा बताएंगे क्या? हेलो अरविंद सर। की बात कर रहे हैं? मैं रमाकांत सेठ से बात कर रहा हूँ परल वर्कशॉप से। हेलो हेलो सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सेठी के अलावा बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। हेलो, अभी मैं मिस्टर सेठी से बात कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदर। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके सवाल जवाब करें, और कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको हम कल भी ले रहे हैं, परसों भी ले रहे हैं, अरविंद सर बताएंगे, कुछ इसमें हम एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बड़ा ही मज़ेदार वो सेशन होगा, और उसमें आप पर्टिकुलर उस टाइम में हम अगर डिस्कस करेंगे इस पॉइंट का तो बड़ा ही अच्छा हमें रिप्लाई मिलेगा, और उस टॉपिक से हम इन्वॉल्व होते जाएंगे। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आज के बारे में ट्रेनिंग का जो फीडबैक है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक मैं शेयर कर रहा हूं अभी चैट बॉक्स में, उसमें प्लीज उसमें फिल करें, भेजें, ताकि हम अपने आप को और अच्छा बना सकें, कल हम इससे बढ़िया प्रेजेंट कर सकें आपको, ताकि हम कैसे इसको आगे हम अपने प्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा आप तक शेयर कर सकें। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दीजिएगा। बिना फीडबैक के हम ना अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, और ना आपको भी बताने का मौका मिलेगा। जिन पार्टिसिपेंट को किसी और चीज के बारे में स्पेशल जानना हो, चैट बॉक्स में लिखे, हमारी बैकएंड टीम कंप्लीट रिप्लाई कर रही है, और प्लीज उसको देखें। और जो अगर नहीं होता है एक बार मुझे कॉल कर लें। मिस्टर सेठी आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और प्लीज अपना क्वेश्चन रखें।
इसे भी सुन पा रहे हैं? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, अभी ओपन क्वेश्चन राउंड है, आपको अगर अभी कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो प्लीज आप 1 to 1 पुट कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट होगी कि सभी 1 by 1 पुट करें, और साथ के साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में भी पास ऑन करें, सो दैट कि यदि कोई क्वेश्चन स्किप होता है तो हम आपको डेफिनेटली अलग से पास ऑन इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उसके ऊपर। हेलो सर, कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? सर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? अरविंद जी, मेरा कहना ये है, जी हेलो अरविंद जी, रामकिशोर धीमान फ्रॉम हरिद्वार। सर प्लीज प्लीज बाकी अदर्स म्यूट रखें प्लीज। रामकिशोर धीमान अरविंद फ्रॉम सर, हरिद्वार। अरविंद सर, जी जी बोलिए सर। हेलो अरविंद सर। हेलो अपना म्यूट रखें। हेलो अरविंद सर, हरिद्वार से बात कर रहे हैं, प्लीज बोलिए सर। हेलो हाँ अरविंद सर। इंजीनियर वर्कशॉप सावन। हेलो अरविंद सर, हेलो हेलो अरविंद सर। अरविंद सर, सर एक टाइम पे प्लीज एक ही कंसर्न बोलेंगे तो हेलो हाँ अरविंद यस सर, आसानी होगी आप सभी को आंसर करने में। हेलो अरविंद सर, नहीं, मैं हेलो जानना अरविंद चाहता सर, हूँ रेवा हेलो इंडस्ट्रीज हेलो का ये हेलो प्रोडक्ट। अरविंद सर, हेलो ठीक सर, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक टाइम पे प्लीज एक ही पर्सन बोले, सो दैट कि मैं आंसर करने हेलो के लिए बल बन। जी बोलिए हेलो सर, आप अरविंद बोलिए। सर, हेलो अरविंद सर, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। अच्छा सर, ये सेफ्टी सर्टिफिकेट कैसे इसमें रहता है? बताएंगे क्या? सॉरी हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो सर, हेलो अरविंद जी, क्या कैमरे अरविंद जी, में जरा बताएंगे क्या? जी सर कैम्बर में बताता हूँ सर। कैम्बर जो एक डेफिनेशन जो है, कैम्बर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ अगर, तो गडर्स को फैब्रिकेट करते टाइम उसके सेंटर वाला जो हिस्सा है उसको अपवर्ड रखा जाता है, जिसमें कि एक एंड से सेंटर तक आने तक के लिए उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। इसका बेसिक पर्पज होता है कि लोडेड कंडीशन में गडर में नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्रिएट ना हो, तो कैम्बर जो है उसको काउंटर करने में हेल्प करता है, और इसमें लोडेड कंडीशन में मैक्सिमम जो गटर की पोजीशन है वो स्ट्रेट बन पाती है, और स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार का परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होता है। कैम्बर की जो वैल्यू है इन जनरली 1 mm पर मीटर के रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस में है सभी के। हेलो अरविंद सर, हेलो ये स्पैन के रिस्पेक्टिव कंसीडर की जाती है। यदि हेलो स्पैन अरविंद सर, 20 मीटर है तो आप मान लीजिए तकरीबन 20 हेलो mm का अरविंद सर, कैम्बर रहेगा। जी बोलिए सर, हेलो बोलिए अरविंद सर, सर, बोलिए सर। अच्छा ये सर्टिफिकेशन जो रहता है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट के लिए कौन सा रहता है? इसमें कोई सॉरी डॉक्यूमेंटेशन सेफ्टी सर्टिफिकेशन कौन सा रहता है? डॉक्यूमेंटेशन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ये सेफ्टी मेजरली आपका यूजर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जो यूजर्स यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट को, वो कहाँ पर लैक करते हैं या मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे लैक होता है, जिसकी वजह से सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से इक्विपमेंट की लाइफ इफेक्ट होती है, या फिर कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए वो कहीं ना कहीं डेंजरस होता है। सर मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछ रहा था कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कौन से रिक्वायर रहते हैं? सर डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए जो शेड्यूल्ड रिकमेंडेड शेड्यूल्स हैं उनके उसमें कुछ फॉर्मेट्स वगैरह शेयर कर किए होते हैं, उसमें आपको उसको मेंटेन करना होता है। अच्छा सर, कौन से फॉर्म नंबर कौन से रहते हैं? अभी अप्लाई कर सकते हैं जी। फॉर्म नंबर कौन से रहते हैं सर इसमें? सॉरी हेलो, जो फॉर्म नंबर रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फॉर्मेट्स हम आपको कल शेयर कर देंगे, कल टॉपिक के बाद। हेलो ओके सर, दो दिन की जो हेलो जी रिकमेंडेड जो फॉर्मेट्स हैं, आपको शेड्यूल किस तरह से आपको इंस्पेक्शन करना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आपने ध्यान देनी है, उससे जुड़े हुए जो फॉर्मेट्स हैं वो कल हम आपको अच्छा सर, और लास्ट है सर मेरा कि 2 टन की अगर क्रेन है हमारी सिंगल गर्डर, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना लोड कैरी ऑन कर सकते हैं? सर नॉट रिकमेंडेड अबव 2 टन। अबाउट 2 टन नॉट रिकमेंडेड। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो अरविंद सर। यस सर। हेलो सर, हम कह रहे थे सर क्या कि रेगुलर क्लास का सर हार्ड कॉपी क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं सर? सॉरी जो रोज क्लास हो रहा है सर, उसका ये जो कॉपी जो है सर, हार्ड कॉपी जो आपके ईमेल पे हो या व्हाट्सएप पे हो सर, सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके सर जी
हेलो जी सर। हेलो अरविंद सर। अरविंद सर बोलिए सर। मुझे ये बताइए, जैसे कि रेलवे की एक बोगी हम 8 टन कैपेसिटी 4 लेग चेन से उठाते हैं जी, 8 टन कैपेसिटी 4 लेग चेन का, ठीक है। इन प्लेस आप 4 लेग चेन अगर 2 लेग चेन 2 यूज करते हैं तो काम हो जाएगा? चेन सीलिंग की बात कर रहे हैं सर आप? प्रॉब्लम है सर चेन सीलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ चेन सीलिंग की। सर मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, चेन सीलिंग का सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं कि उसमें आपको कितनी नंबर ऑफ लेग्स रखनी है, ये नहीं मेरा क्वेश्चन वैसा नहीं है। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर 8 टन कैपेसिटी का 4 लेग चेन है तो वो लेग चेन के जगह पे मैं 2 लेग चेन के 2 लगा सकता हूँ क्या? सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ लेग्स कम कर रहे हैं, इट मींस आपको बैलेंस करना होगा इक्विपमेंट को व्हाइल लिफ्टिंग। यदि आप उसको बैलेंस करने में गलती से भी स्किप करते हैं तो इट कैन क्रिएट अ एक्सीडेंटल सिचुएशन। आप यदि नंबर ऑफ लेग्स इंक्रीज कर रहे हैं चेन सीलिंग में, इट मींस कहीं ना कहीं आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, मतलब आप इक्विपमेंट की बैलेंसिंग को इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा जी, आप अगर 4 पॉइंट से अपने इक्विपमेंट को उठाया हुआ है तो डेफिनेटली दैट इक्विपमेंट विल बी बट आप 2 लेग से, जैसे 2 लेग से आप उठाते हैं मीन आपने 2 पॉइंट से पकड़ा हुआ है, यदि किसी भी एक साइड में उसका वेट जहां आपने पकड़ा है वो सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्टिव किसी भी एक साइड में थोड़ा सा भी वेट एक्सेस हुआ तो वो अनबैलेंस हो सकता है और उसकी वजह से एक्सीडेंटल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो आपकी चेन सीलिंग की कैपेसिटी केवल कैपेसिटी मैटर नहीं करेगी, आपने जिस आइटम को उठाना है उसका साइज मैटर करेगा, उसकी शेप मैटर करेगी, सारी चीजें मैटर करेंगी। आप जिस तरह से उसको पिक करने वाले हैं वो डिपेंड करेगा दोनों तरफ बैलेंस होने वाला है कि नहीं होने वाला। हेलो अच्छा अरविंद सर। यस अरविंद सर, थैंक यू सर ये आपकी जो ये प्रोडक्शन है रेवा अरविंद सर। यस सर। अरविंद सर, आई एम नरसिम्हा फ्रॉम C&W सिकंदराबाद। जी नरसिम्हा जी नमस्कार, बोलिए सर। सर नमस्कार सर। सर यूओटी आपकी जो ये प्रोडक्शन है ये कंप्लीट अप टू जैकल्स तक का आपका ही प्रोडक्शन है, कंप्लीट A to Z, चेन हुआ, सीलिंग्स हुआ, बेरिंग्स, यानी सो मेनी काइंड्स ऑफ आपके जो पार्टिकल्स है आपका ही प्रोडक्शन है कंप्लीट, या कंप्लीट ओनली आपका यूओटी मशीन तक ही है? इसमें बेरिंग्स लैक ऑफ ग्रीसिंग वास्ते मेंटेनेंस में जो फेस किया सर, मैं बेरिंग ब्रेकन हो जाना चाहिए लैक ऑफ ग्रीस वास्ते, या रोप टूट जाता है। अगर रोप टूटने से रेवा इंडस्ट्रीज से या अदर मार्केट से लेने से उसकी सर आप सुन रहे हैं ना? गलत वो चेन अगर ब्रेक हो गया, चेन ब्रोकन हो गया, ये जैकल्स हो गया, तो हम वेट करेंगे आपका रेवा इंडस्ट्री से हम मंगाएंगे या बाहर मार्केट से लेंगे? जो पर्टिकुलर आइटम ऐसा है जो केवल रेवा ने प्रोड्यूस किया है अपने यहाँ पे, लाइक हो गए, रेवा से रेट ले सकते हैं। बट ये आप सोचते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड आइटम है स्टैंडर्ड आइटम या अदर आइटम हो गए तो वो भी आप रेवा से ले सकते हैं, बट वो स्टैंडर्ड आइटम है एंड इफ इट इज अवेलेबल। यस हेलो आपने स्टैंडर्ड आइटम बोला, बट बाहर हम मार्केट से लेंगे, यू कैन अप्रोच इट एट योर नियरेस्ट स्पेस, तो आप वहां से भी उसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा तो इसकी सर मेंटेनेंस डिफेक्ट्स रेमेडीज डिफेक्ट्स क्या है जिस पर हम ज्यादा गौर देंगे तो एक्सीडेंट से हम बचें, और उसकी रेमेडीज क्या है डिफेक्ट और रेमेडीज? आइटम्स हैं जितने भी आपके। हेलो सर आई एम फ्रॉम खास करके सिंगल ग्रेड पर हेलो कर सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं तो इनकी वजह से इनके हमारे पास स्टॉक रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई जो क्लाइंट है वो प्रेफर करते हैं वेंडर से लेना। तो आपकी डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस, मान लीजिए आज एक चेन हो गया, लैक्स हो गया, आपकी कितना दिन में हमको ये करेंगे? जैसे अब चेन टूट गया हम रेवा से ले सकते हैं, तो ओरिजिनल चेन हम लेने के लिए कितना टाइम लगेगा?
सर इट विल डिपेंड ना कि आप अगर आप 33 बंदे तो वो कहीं ना कहीं वो सारी हाँ, चीजें डिपेंड करेंगी। पढ़ा रहा हूँ कंफर्म करते हैं, मुझे नहीं लगता चेन में जो है आपको ज्यादा टाइम लगेगा। वो मैक्सिमम आपको विद इन वीक या विद इन 15 डेज जो है प्रोवाइड किया जाता है टू चेन ओनली, बट इट विल डिपेंड ऑन दी अवेलेबिलिटी आल्सो। अवेलेबिलिटी पास रेडी अवेलेबिलिटी क्या है? हेलो सर। हेलो सर। अरविंद सर। हेलो अरविंद सर। जी सर। सर आई एम गोपीनाथ फ्रॉम आईसीएफ। सर नाम बताइए प्लीज। सर आई एम गोपीनाथ फ्रॉम आईसीएफ। सर प्लीज नाम बोलेंगे। गोपीनाथ फ्रॉम आईसीएफ। जी सर प्लीज बोलिए सर। Sir, I am calling from Integral Coach Factory, Chennai. Okay, sir. We are having 85 EOT cranes. Okay, sir. Okay. So in the EOT cranes, we normally came to know class 1, class 2, class 3, class 4. Nowadays, class 4 is coming. Okay. What about the M coding? M2, M3, M4, M5, M6, M8, like that, it is coming. What is the meaning of that? Sir, first of all, in old revisions, if you will check, you will find that the categorization of the classification of the EOT cranes is class 1, 2, 3 or 4. But right now the classification is M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Okay, what is that? Okay, up to M3 classification is covered under class 1. Okay. M4, M5 covered under class 2. Okay. M6 and M7 is covered under class 3. And M8 is covered under class 4. Okay, sir. So what does it mean? Above that, hot metal cranes is also there. If there is any hot metal area, if you will reflect the same thing, in that case, the factor of safety is the other parameters will be selected based on that. There is more hot area means more M number. Yes, sir. Okay, sir. What about the duty cycle? We are normally for a machinery, there are duty cycles are there. Continuously a crane can be worked 24/7. Sir, as you can see on your screen, operating number of cycles means we are working with the crane. How many number of cycles means lifting to another initiation of the lifting. One cycle, please again explain what is one cycle. Whenever I will lift the material, okay, and put the material at the decided designation, and will revert on the original position. Okay, that is, can I say like the rectangular movement? Okay, taking from it is a cycle, no sir. We are discussing about the cycle. Okay, lifting from the ground. For the hoisting, the cycle is we will lift the material and we will drop the material. The some cycle other is place. complete Some for the other place. hoisting. But for the long travel, whenever at the one position, it is the original position, we will leave the material, we will go with the desired destination, and this particular crane will again go for your original position. Then it will be the cycle of that crane. Now, whatever the cycles, number of cycles we are using in respect of the hoisting or the long travel, it will directly affecting the equipment class of duty. More number of cycles means more class of duty is required. Okay. So what I understood that hoisting duty cycle is lower from the ground position to upper position. One cycle, correct? One cycle is metal lifted. The original position is such. In generally, hook original position is above the man head height. Okay. So this is one. Generally, so in that case, hook will initiate from this height. It will go down. Okay. You will hang the load. It will pick the load. It will go on the destination. It will downward. You will remove the load, and in that case, further hook will be upward the man height. Then it will be the complete cycle. This is one cycle. Yeah, it is for the hoisting. Hoisting cycle. This is a hoisting cycle. Okay, what about the LT? For I have already told you, sir. For the LT, one is your original position. Okay. You will leave the load. You will go for your selected destination. Okay. You will drop the load. You will again go for your original position. It is. Hello, sir. This is LT. This is LT. Arvind sir. Yes, sir. Arvind sir. Yes, sir. Please, sir.
दिस इज सुधीर फ्रॉम इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती। जी सुधीर जी बोलिए सर। सर ये 2 टन इलेक्ट्रिक वायर रोप होस्ट जो है जी, उसका आइडल खुद का वेट कितना होना चाहिए? सर इट विल डिपेंड अपॉन दी many parameters. For example, one parameter is capacity, another parameter is hoisting speed, next parameter is height of lift, and the next parameter is class of duty. All of these particular parameters will define that how much load of the dead weight of that will be there. आइडल सर कितना होना चाहिए? Approximately parameters is affecting directly integral parts of the equipment. Okay. Thank you. Based on that, size will be increase or decrease, and based on the size, weight will be decrease or increase. Okay, sir. Thank you. If I will say for the 2 ton standard height of lift 6 meter, in that case the weight will be nearby 350 kg. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. And thank you आज अरविंद सर ने बहुत अच्छा बताया आप लोगों को। Hopefully कल का सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। So we'll request everyone to join on time and maintain that decorum of the meeting. Humble request, please give your feedback form so that we सर अगेन मैं कल आपको दोबारा से सर्व करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी मेरी कि आज जो भी पर्टिकुलर सेशन रहा इसमें क्या कमियां रही कि हम दोबारा से काउंटर कर सकें, क्या ऐसा था जो आपको लगा कर सके, तो प्लीज आप उस पर फीडबैक दीजिए और कल दोबारा मिलते हैं। मैं आपको रिपीट करूंगा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कल हम डिस्कस करने वाले हैं और सेफ्टी मेजर इक्विपमेंट के हैंडलिंग के लिए या उसके साथ आगे चलने के लिए सेफ्टी बहुत बड़ा रीजन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक जल्दी में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 11 पर्सन की लाइफ गई, और लाइफ जो है बहुत प्रीशियस चीज है, हो सकते हैं पर दोबारा पा नहीं सकते। तो ऐसे में हमारी पहली प्रायोरिटी बनती है लाइफ को मेंटेन रखना, सस्टेन रखना, लाइफ के साथ बने रहना। तो दूसरों की लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो हम कल मिलते हैं और इंश्योर करते हैं कि अपनी और दूसरों की लाइफ को हम सेव करेंगे, और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको कल बताई जाती हैं, रूल्स बताए जाते हैं, तो आप उनको जो इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे होने वाले बेनिफिट्स आप जरूर शेयर करेंगे हम लोगों से। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फीडबैक फॉर्म दोबारा भरें और प्रोवाइड करें। जो भी कुछ पिक्स शेयर करनी हो तो यस यू कैन शेयर दैट, आप शेयर करें। ठीक है सर। अगर सेफ्टी रीजंस में कुछ कमियां हो तो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। जो भी कमी आपको मिली है सर, आपने बहुत अच्छी चीज बोली। यदि आपको कोई भी नेगेटिव चीजें मिलती हैं प्लीज शेयर करिए, हम डेफिनेटली उन पर वर्क करेंगे। कमियां हमको बताती हैं कि हमने कहाँ इंप्रूव होना है। अरविंद सर, हेलो सर, at what time tomorrow can I contact you? Come to the meeting, Zoom meeting. Sure sir. At what time? Same link sir. Link will be same sir. Okay, link will say what time? Same time sir, 3:50. 4 o'clock. 3:50 to 4 o'clock. Yes sir. Will you give some material, training material, soft copies? Yes sir. Workshop. अच्छा सर, एक बात पूछनी है छोटी सी। बोलिए सर, बोलिए सर। क्रेन लगने से पहले जो बॉडी स्ट्रक्चर में अगर डिफेक्ट है वो क्रेन वालों की जिम्मेदारी है या बॉडी स्ट्रक्चर वालों की जिम्मेदारी है? सर बॉडी स्ट्रक्चर में मैं समझ रहा हूँ आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर पीवी स्ट्रक्चर की। हाँ जी सर, बीम्स जो हैं उनमें क्रैक्स, अगर वेल्डिंग में क्रैक्स मिले। मैं आपको शेयर कर देता हूँ सर। क्रेन मैन्युफैक्चरर जो पर्टिकुलर आइटम आपको सप्लाई कर रहा है उसकी जिम्मेवारी क्रेन सप्लायर की है, बट क्योंकि वो चीज जो वहाँ पर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की है कि वो उसको अप टू डेट रखे। हावेवर अगर वो चाहे तो क्रेन सप्लायर से विजिट करा के क्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर क्या इनपुट वो चाहता है जो कि वो आपको दे सके इनपुट, कि यहाँ ऐसी क्या कमियां हैं जिनको कि करेक्ट कर लिया जाए। वो की सर हमारे यहाँ देखिए, अब हमारे यहाँ क्रेन लगी है, उसके यहाँ जो हमारे गाटर बीम्स हैं उनमें जैसे बोल्ट्स हैं लूज हैं,
वो मैं दूसरे के आपको बता रहा हूँ, मैंने मैंने अभी आपको बताया, एक साइट मैंने विजिट की थी, जी जी वहां जी पर मेरे को सर आप मुझे मैं शकूर बस्ती CNW से बोल रहा हूँ। आप सर। बस मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए ताकि मैं अपनी फोटो शेयर कर सकूं। जी बिल्कुल सर, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप नोट डाउन कर सकते हैं सर अभी साथ के साथ। जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट प्लीज सर, मैं अभी लिख ही लूंगा। जस्ट अ मोमेंट बोलिए सर। जी 97 97 18 18 44 44 44 58 58 58 हाँ जी 34 34 जी 9718 4458 34। थैंक यू सर। वेलकम सर। कोई भी सर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंप्लेंट हो, प्लीज आप शेयर करें। अरविंद सर। जी सर। थैंक यू। हेलो अरविंद सर। हेलो अरविंद सर। जी सर, क्वेश्चन सर अगेन कुछ। सर मेरा नाम यशपाल CNW, ये वो तिनसुकिया डिवीजन से बोल रहे हैं, NF रेलवे। जी यशपाल जी बोलिए सर। सर ये हम अभी नए हैं, हमको अभी कुछ भी जानकारी नहीं है क्रेन के विषय में, तो कुछ मटेरियल वगैरह मिलेगा, कैसे क्या जानकारी होगी? सर अभी अभी मैंने आपको केवल क्रेन का मोटा मोटा आपको जस्ट बताया कि टाइप ऑफ आइटम्स किस तरीके के होते हैं और उनके मोटे मोटे नाम बताए आपको। अभी आगे आने वाले जो सेशंस में हमारे मिस्टर विजेंद्र और बाहर से भी आने वाले कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ पर आपको 1 to 1 आइटम से लेके डिस्कशन होगा। आपको ब्रेक के बारे में बताया जाएगा, सर बेसिक्स तो ठीक है, ये कह रहे कुछ लर्निंग मटेरियल थोड़ा व्हाट्सएप पर भेज देते। सर ये जो भी सर मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी अभी आप देख रहे हैं ये सभी चीजें इनको लिंक आपको शेयर किए जाएंगे वर्कशॉप के क्लोज होने के बाद। ओके सर, ओके सभी के साथ शेयर किए जाएंगे सर। और ओके सर, थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हमको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आप सभी को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट इशू करने में। उससे कंफर्म होगा कि आप लोगों ने अटेंड किया है, सो दैट कि हम इंश्योर कर सकें आप तक वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जरूर पहुंचे। उससे हमको दिक्कत आएगी ये ट्रेस करने में कि कितने पर्सन प्रेजेंट थे कितने नहीं थे। ओके थैंक यू ऑल, क्लोज करते हैं। थैंक यू, वेल कल मिलते हैं सर दोबारा। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू Welcome, सर। sir. ओके गुड बाय गुड बाय Goodbye, sir. थैंक यू। नमस्कार सर। Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. थँक्यू 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 सर. बंद नाही झाला यार, बंद कसा करू आता? थैंक यू सर। Thank you, sir. थँक्यू सर. Thank you, thank you, thank you, sir. Welcome, welcome. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थँक्यू सर. सबसे बड़ी बात जहाँ बीजेपी ने उस केरल में भी लॉ जो है एक्नॉलेज किया गया है और क्या हुआ है और किस प्रकार से प्लान हो रहा है। थैंक यू। ऐसी घटनाओं में भूमि भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जाए, सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि ऐसी वेब सीरीज बैन कब लगेगा?
आपके पास वो भी आ गई 1.5 पे तो होती है।